हेलो फ्रेंड्स, हमने अभी तक जावा फंडामेंटल एंड ऊप से रिलेटेड टॉप 10 इंटरव्यू क्वेश्चंस किए थे और आज हम एक्सेप्शन हैंडलिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले जो इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चंस फ्रेशर से लेकर 2-3 इयर्स एक्सपीरियंस पर्सन से पूछे भी गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से, दैट इज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन चेक्ड एंड अनचेक्ड एक्सेप्शंस। चेक्ड एंड अनचेक्ड एक्सेप्शंस में क्या डिफरेंस होता है, तो ये चीज समझो। देखो यहां पर कंपाइलर का काम आ रहा है कि अगर कंपाइलर एक्सेप्शन को चेक कर सकता है तो किस कैटेगरी में आएगा, चेक्ड एक्सेप्शंस। अगर कंपाइलर उस एक्सेप्शन को चेक नहीं कर सकता वो किस कैटेगरी में आएगा, दैट इज अनचेक्ड एक्सेप्शन। तो यहां मैं पहले एक पॉइंट लिख देता हूं, फिर मैं आपको रियल वर्ल्ड एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा। तो सबसे पहले हमारे पास है दैट इज चेक्ड एक्सेप्शन। तो सिंपल पॉइंट यहां पर हम बोल सकते हैं दैट इज एक्सेप्शंस दैट आर checked by the compiler at compile time। जिसको कंपाइलर कंपाइल टाइम पर ही चेक कर लेता है वो किस टाइप के एक्सेप्शंस होते हैं, दैट इज आर नोन एज चेक्ड एक्सेप्शंस। जबकि अगर हम बात करते हैं अनचेक्ड एक्सेप्शंस की, तो जिनको कंपाइलर इग्नोर करता है वो एक्सेप्शंस जिनको कंपाइलर कंपाइल टाइम पर इग्नोर करता है उसे हम बोलते हैं अनचेक्ड एक्सेप्शंस। तो सिंपल है, दैट इज एक्सेप्शंस दैट आर नॉट चेक्ड बाय द कंपाइलर एट कंपाइल टाइम। जिनको कंपाइलर कंपाइल टाइम पर चेक नहीं करता उन्हें हम क्या बोलते हैं, दैट इज अनचेक्ड एक्सेप्शंस। तो ऐसी एक्सेप्शंस जिनको कंपाइलर चेक नहीं कर सकता उन्हें हम क्या बोलते हैं, दैट इज अनचेक्ड एक्सेप्शंस। ओके, अब एक और पॉइंट, पहले मैं एक एक पॉइंट और बता देता हूं फिर मैं आपको एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा। तो एक और पॉइंट ध्यान रखना कि चेक्ड एक्सेप्शंस के केस में हमें एक्सेप्शंस को हैंडल करना जरूरी है। या तो हमें ट्राई कैच ब्लॉक का यूज करना पड़ेगा या फिर हमें थ्रोज कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, चेक्ड एक्सेप्शंस के केस में कंपाइलर हमें फोर्स करता है कि आपको उस एक्सेप्शन को हैंडल करनी पड़ेगी। तो यहां पर एक और पॉइंट, दैट इज वी हैव टू हैंडल द एक्सेप्शंस। हमें यहां पर एक्सेप्शंस को हैंडल करनी पड़ेगी यूजिंग ट्राई कैच ब्लॉक और बाय यूजिंग थ्रोज कीवर्ड। या तो हमें ट्राई कैच ब्लॉक का यूज करना पड़ेगा या फिर हमें थ्रोज कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। अगर हम एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करते तो प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा। तो यहां पर एक और पॉइंट, इफ वी डोंट हैंडल द एक्सेप्शन देन कोड विल नॉट कंपाइल। कोड हमारा कंपाइल नहीं होगा। जबकि अनचेक्ड एक्सेप्शन की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर कंपाइलर हमें फोर्स नहीं करता कि आप एक्सेप्शन को हैंडल करो। तो कंपाइलर डज नॉट फोर्स टू हैंडल द एक्सेप्शन एंड कोड कैन बी कंपाइल्ड। कोड जो है वो कंपाइल हो सकता है। वो बिना एक्सेप्शंस को हैंडल किए भी कोड जो है वो कंपाइल हो सकता है। तो ये दो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं चेक्ड एंड अनचेक्ड एक्सेप्शन में। दोबारा फिर समझो क्योंकि अभी मैं रियल वर्ल्ड एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा। तो चेक्ड एक्सेप्शंस के केस में कंपाइलर वो पहले से ही चेक करता है, वो एक्सेप्शंस को पहले से ही चेक करता है एट कंपाइल टाइम, जिस केस में हमें एक्सेप्शंस को हैंडल करना जरूरी है बाय यूजिंग ट्राई कैच ब्लॉक या फिर बाय यूजिंग थ्रोज कीवर्ड। जबकि अनचेक्ड एक्सेप्शंस के केस में कंपाइलर जो है वो नॉर्मली एक्सेप्शंस को चेक नहीं करता, वो उनको इग्नोर कर देता है और हमें यहां पर कंपाइलर फोर्स नहीं करता है कि आप एक्सेप्शन को हैंडल करो। बिना एक्सेप्शन को हैंडल किए भी कोड कंपाइल हो जाएगा। पहले तो आप रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखो और फिर मैं उसके बाद आपको ये प्रोग्रामेटिकली भी एक्सप्लेन करूंगा। देखो मान लो ये आप हो और आप अभी दिल्ली में प्रेजेंट हो और आपको डेस्टिनेशन जाना है दैट इज जयपुर, जहां पर आपकी मीटिंग है और आप दिल्ली से जयपुर जा रहे हो कार से। अब आप दिल्ली से जयपुर जा रहे हो कार से तो यहां पर कुछ एक्सेप्शन अकर हो सकती है। एक्सेप्शन का यहां पर क्या मतलब है, एक्सेप्शन का मतलब है कि भाई आप जब जा रहे हो डेस्टिनेशन पर तो वहां पर पहुंचने में आप लेट हो गए, वो क्या है, दैट इज एक्सेप्शन। पहले तो आप यही चीज समझो, यहां पर आप लिख दो कि एक्चुअली एक्सेप्शन है क्या, क्योंकि हम बात ही एक्सेप्शन की कर रहे हैं। तो एक्सेप्शन यहां पर क्या है, दैट इज अराइविंग
लेट टू डेस्टिनेशन। अब डेस्टिनेशन पर लेट पहुंचे हो वो क्या है, दैट इज एक्सेप्शन। अब अगर आप डेस्टिनेशन पर लेट पहुंचे हो तो उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, मींस बहुत सारी टाइप की एक्सेप्शंस हो सकती हैं जिसकी वजह से एक्चुअली ये वाली एक्सेप्शन अकर हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका टायर पंचर हो गया, आपका नहीं सॉरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया, तो यहां पर एक एक्सेप्शन है, दैट इज टायर पंचर एक्सेप्शन। तो ये एक तरह की एक्सेप्शन है। या फिर जैसे कहीं पर रोड ब्लॉक है तो आपको डाइवर्जन मिल गया, तो ये भी एक तरह की एक्सेप्शन है, जैसे रोड ब्लॉक एक्सेप्शन। या फिर जैसे कार का एक्सीडेंट हो गया, चलो इतना बोलना नहीं चाहिए, बट जैसे कार का एक्सीडेंट हो गया तो वो भी तो एक तरह का एक्सेप्शन है, जैसे दैट इज कार एक्सीडेंट एक्सेप्शन। तो इस टाइप की बहुत सारी एक्सेप्शंस अकर हो सकती हैं। ध्यान से देखो, इस टाइप की बहुत सारी एक्सेप्शंस अकर हो सकती हैं जिसकी वजह से आप अपने डेस्टिनेशन पर लेट पहुंचोगे। अब इनमें से कुछ एक्सेप्शंस ऐसी हैं जिनको आप चेक कर सकते हो। जैसे ये देखो, पहले अगेन आप डेफिनेशन देखो, चेक्ड एक्सेप्शन का क्या मतलब है, ऐसी एक्सेप्शंस जिसको कंपाइलर चेक कर सकता है, कंपाइल टाइम पर ही वो चेक कर सकता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, दैट इज चेक्ड एक्सेप्शन। और उन एक्सेप्शंस को हैंडल करवाना भी जरूरी है, दैट इज चेक्ड एक्सेप्शन। तो यहां पर देखो, जैसे टायर पंचर एक्सेप्शन है, हमें यहां पर पता होता है कि गाड़ी का टायर वो कभी भी पंचर हो सकता है और उसके लिए मैं पहले से ही प्रिपेयर होता हूं, पहले से ही मैं उसको हैंडल करके चलता हूं। ये देखो, पहले से ही मैं उस एक्सेप्शन को हैंडल करके चलता हूं, मैं गाड़ी में स्टेप नहीं रखूंगा। बट जैसे रोड ब्लॉक एक्सेप्शन है, आपको कहीं पर रोड जो है वो ब्लॉक मिल गया और आपको डाइवर्जन मिल गया, तो क्या ये वाली एक्सेप्शन आप चेक कर सकते हो? कि हाँ यार, मुझे अगर रोड ब्लॉक मिल गया तो मैं उस रास्ते से चला जाऊंगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। या फिर जैसे गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो आप कभी ये चीज सोचकर चलते हो कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है तो मैं पहले से ही प्रिपेयर हो जाता हूं? नहीं ना। तो ये किस टाइप के एक्सेप्शंस हैं, दैट इज अनचेक्ड एक्सेप्शंस। क्यों? क्योंकि ये एक्सेप्शंस आप कभी भी चेक नहीं कर सकते और कंपाइलर जो है वो आपको कभी फोर्स भी नहीं करेगा कि आप इस टाइप के एक्सेप्शंस को हैंडल करके चलो। बट कंपाइलर यहां पर फोर्स करता है कि आप इस एक्सेप्शन को हैंडल करके चलो, क्योंकि ये वाली एक्सेप्शन अकर हो सकती है। तो आप पहले से ही यहां पर कार के अंदर स्टेपनी, उससे रिलेटेड टूल्स जो है वो पहले से ही रखकर चलो। तो एक्चुअली टायर पंचर ये किस टाइप की एक्सेप्शन हो गई है, दैट इज चेक्ड एक्सेप्शन। जबकि अगर हम इन दोनों की बात करते हैं तो ये किस टाइप के एक्सेप्शंस हो गई है, दैट इज अनचेक्ड एक्सेप्शंस। तो ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऐसी एक्सेप्शंस जिनको कंपाइलर चेक कर सकता है और हमें उन एक्सेप्शंस को हैंडल करना जरूरी है बाय यूजिंग ट्राई, कैच ब्लॉक और थ्रोज कीवर्ड, तो उन्हें हम बोलते हैं चेक्ड एक्सेप्शंस। जबकि अनचेक्ड एक्सेप्शंस जिनको कंपाइलर चेक नहीं कर सकता या फिर कंपाइलर उनको इग्नोर करके चलता है और वो हमें फोर्स भी नहीं करता कि आप उस एक्सेप्शन को हैंडल करके चलो, तो दैट इज नोन एज अनचेक्ड एक्सेप्शंस। ओके, तो जावा के अंदर इनके कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, आप उसके लिए मेरी वेबसाइट पर हायरार्की देख सकते हो। मैंने ऑलरेडी यहां पर हायरार्की बनाई हुई है, ट्यूटोरियल्स, देन कोर जावा। यहां पर आप आ जाओ एक्सेप्शन हैंडलिंग, देन यहां आ जाओ दैट इज चेक्ड एंड अनचेक्ड एक्सेप्शन। तो ये देखो ये यहां पर आपको हायरार्की मिल जाएगी। ये देखो, यहां पर आपको हायरार्की मिल जाएगी। तो अगर आप यहां पर ध्यान से देख रहे हो, यहां पर जो एक्सेप्शन के अंदर आ रहा है दैट इज चेक्ड एक्सेप्शन। ये देखो, ये किस टाइप के एक्सेप्शन है, दैट इज चेक्ड एक्सेप्शन। जैसे आईओ एक्सेप्शन के अंदर भी और भी बहुत सारी एक्सेप्शंस आ सकती हैं। सीक्वल एक्सेप्शन हो गया, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन हो गया, तो इस टाइप के बहुत सारी चेक्ड एक्सेप्शंस है। जबकि अनचेक्ड एक्सेप्शंस वो कौन सी होती हैं, जो रन टाइम एक्सेप्शंस की कैटेगरी में आती हैं। जैसे नल पॉइंटर एक्सेप्शन, एरे इंडेक्स आउट ऑफ, या फिर सिंपल बोल दो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, जिसके अंदर एरे इंडेक्स एंड स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आ जाता है। तो ये किस टाइप के एक्सेप्शंस है, दैट इज रन टाइम अनचेक्ड एक्सेप्शंस। और अनचेक्ड एक्सेप्शंस की कैटेगरी में एरर वाला पार्ट भी आता है। ध्यान से समझना, जितने भी एरर से रिलेटेड पार्ट है, जैसे वर्चुअल मशीन एरर, लिंकेज एरर, असर्शन एरर, थ्रेड डेथ एरर,
तो ये वाली एक्सेप्शंस भी अनचेक्ड एक्सेप्शंस की कैटेगरी में आते हैं, रन टाइम एक्सेप्शंस भी अनचेक्ड एक्सेप्शंस की कैटेगरी में आते हैं, जबकि उसके अलावा जितना भी पार्ट है, उसके अलावा जितनी भी क्लासेस हैं वो चेक्ड एक्सेप्शंस की कैटेगरी में आते हैं। तो यहां पर ये जो एग्जांपल्स हैं, ये वाले एग्जांपल्स आप लोगों को ध्यान रखने हैं। और जबकि रन टाइम एक्सेप्शंस में हमारे पास काफी सारी यहां पर एक्सेप्शंस अकर होने लग जाती हैं। ओके, तो ये जो एग्जांपल्स हैं या फिर ये जो हायरार्की है, ये आप लोगों को पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि ये इंटरव्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये तो था कि चेक्ड एंड अनचेक्ड एक्सेप्शंस क्या होते हैं, बट मैं यहां पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर बताना चाहूंगा कि अनचेक्ड एक्सेप्शंस की कैटेगरी में, अनचेक्ड एक्सेप्शंस में कंपाइलर हमें फोर्स नहीं करता कि आप एक्सेप्शन को हैंडल करो, बट हमें एक्सेप्शंस को हैंडल करना चाहिए ताकि हमारा कोड या फिर हमारा प्रोजेक्ट प्रॉपरली एग्जीक्यूट होता रहे। तो इस केस में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों को ध्यान भी रखना है, that is we are not forced to handle the unchecked exceptions, but we should always handle the exceptions, handle the unchecked exceptions also। हमें unchecked exceptions को भी हैंडल करना चाहिए ताकि हमारा कोड प्रॉपरली एग्जीक्यूट होता रहे, so that our code is properly executed, ताकि हमारा कोड प्रॉपरली एग्जीक्यूट होता रहे। तो भले ही कंपाइलर यहां पर आपको फोर्स नहीं कर रहा कि आप एक्सेप्शन को हैंडल करो, बट आप लोगों को फिर भी एक्सेप्शंस को हैंडल करना चाहिए। ओके, तो ये था डिफरेंस चेक्ड एंड अनचेक्ड एक्सेप्शंस में, जो आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके, अब हम आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, दैट इज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन थ्रो एंड थ्रोज कीवर्ड। थ्रो एंड थ्रोज कीवर्ड क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है जो ज्यादातर पूछा ही जाता है, और नॉर्मली इसमें स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या देना है, पहले तो आप ये चीज समझो। पहले हम एक काम करते हैं, पहले हम थ्रो एंड थ्रोज को अलग अलग समझते हैं और फिर हम इनमें डिफरेंस समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं थ्रो कीवर्ड की। तो थ्रो कीवर्ड क्या होता है ये चीज समझो। देखो, थ्रो कीवर्ड समझने से पहले आप एक बार फ्लो देखो यहां पर कि एक्सेप्शंस एक्चुअली काम कैसे करता है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो। तो यहां पर मैं एक काम करता हूं, मैंने एक क्लास क्रिएट कर दिया है, दैट इज मेन ऐप 1 के नेम से, और यहां पर मैंने एक m1 नेम का मेथड क्रिएट कर दिया। साथ ही मैंने यहां पर एक डिवाइड के नेम से एक और मेथड मैंने क्रिएट कर दिया, जिसके अंदर मैंने प्रोवाइड कर दिया है दैट इज 100 डिवाइड बाय 2, और इस डिवाइड मेथड को मैं m1 मेथड से कॉल कर रहा हूं। अब यहां पर आप आ जाओ, यहां पर आप एक मेन मेथड क्रिएट करो, और यहां पर हम लोग क्या काम करेंगे, m1 मेथड को कॉल कर लेंगे। तो मैं डायरेक्टली यहां पर कॉल कर देता हूं, दैट इज दिस वन डॉट m1। मैंने यहां पर m1 मेथड को कॉल कर दिया। तो अब देखो इसकी आउटपुट क्या आएगी, सिंपल है, ये यहां पर क्या काम करेगा, 50 आंसर ये प्रोवाइड कर देगा। तो फ्लो समझो, क्योंकि अगर आपको फ्लो समझ आ गया तो फिर सब कुछ समझ आ जाएगा। ये काम कैसे करता है ये चीज समझो। देखो, ये मेरे पास क्लास है, ये क्लास आ गई है जिसके अंदर ये एक मेथड आ जाएगा, देन यहां से ये दूसरा मेथड आ जाएगा, और इसके बाद ये मेन मेथड आ जाएगा। तो ये 3 मेथड्स हैं। ठीक है, अब हुआ क्या, जैसे ही मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूं, सबसे पहले मेन मेथड एग्जीक्यूट होगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, और वो यहां पर m1 मेथड को कॉल कर लेगा। तो यहां से m1 मेथड जो है वो कॉल हो जाएगा, फिर वहां पर वो डिवाइड वाले मेथड को कॉल करेगा, डिवाइड वाले मेथड पर आएगा, और वो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देगा। ये सिंपल फ्लो है। अब यहां पर मैं एक काम करता हूं, यहां मैंने प्रोवाइड कर दिया है दैट इज 100 डिवाइड बाय 0। तो क्या होगा, m1 मेथड एग्जीक्यूट हुआ, कंट्रोल यहां पर आ गया। अच्छा, साथ के साथ आप यहां पर स्टैक भी क्रिएट कर दो। तो ये देखो, ये मैंने यहां पर एक स्टैक क्रिएट कर दिया, ये लो जी, ये मैंने यहां पर स्टैक क्रिएट कर दिया, और सबसे पहले इसके अंदर क्या आ जाएगा, दैट इज मेन मेथड आ जाएगा। अब मेन मेथड के बाद कंट्रोल कहां पर ट्रांसफर हुआ, दैट इज m1 मेथड के पास।
तो यहां पर क्या आ जाएगा, डेट इज M1 मेथड आ जाएगा। और M1 मेथड से फिर वो डिवाइड वाले मेथड को कॉल कर रहा है, तो अगेन यहां पर एक और मेथड आ जाएगा डेट इज डिवाइड के नेम से। तो ये हमारे पास इस टाइप से स्टैक क्रिएट होता रहेगा, दिस इज स्टैक। अब यहां पर उसको एक एक्सेप्शन मिलेगी, ये देखो 100 डिवाइड बाय 0, यहां पर उसको एक एक्सेप्शन मिलेगी। तो जैसे ही उसको एक्सेप्शन मिलती है, ध्यान से समझो, जैसे ही उसको एक्सेप्शन मिलती है, जेवीएम क्या काम करेगा, ध्यान रखना, जेवीएम क्या काम करेगा, जेवीएम क्या काम करेगा, एक एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट खुद से क्रिएट कर देगा। ये हमारे पास क्या है, दिस इज एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट। एक एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा किस क्लास का, डेट इज अरिथमेटिक एक्सेप्शन के नेम से। अरिथमेटिक एक्सेप्शन का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा जिसके अंदर 3 चीजें आ जाती हैं। फर्स्ट वन इज फुल्ली क्लासिफाइड क्लास नेम, देन स्टैक ट्रेस मींस कौन सी लाइन के अंदर एरर है, और मैसेज के वो कौन सा मैसेज उसको प्रिंट करना है। तो ये 3 चीजें इस एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट में आ जाएगी। अब जेवीएम यहां पर इसको पूछेगा, डिवाइड वाले मेथड से पूछेगा कि क्या आप इस एक्सेप्शन को हैंडल कर रहे हो। तो डिवाइड मेथड जो है वो इस एक्सेप्शन को हैंडल नहीं कर रहा, तो जेवीएम वो कंट्रोल किसको ट्रांसफर कर देगा, जेवीएम जो है वो किसको कंट्रोल ट्रांसफर कर देगा, डेट इज M1 मेथड। अब वो M1 मेथड से पूछेगा, क्योंकि यहां देखो पहले तो उसने डिवाइड वाले मेथड से पूछा कि क्या आप हैंडल कर रहे हो, नहीं कर रहे। फिर वो M1 मेथड के पास जाएगा, उससे पूछेगा क्या आप हैंडल कर रहे हो, नहीं कर रहे। फिर वो मेन मेथड के पास आएगा, उससे पूछेगा क्या आप हैंडल कर रहे हो, नहीं कर रहे, क्योंकि यहां पर भी मैंने ट्राई कैच ब्लॉक नहीं यूज किया हुआ। तो अगर उसने मींस अगर प्रोग्रामर ने कहीं पर भी एक्सेप्शन को हैंडल नहीं किया होगा, तो वो क्या काम करेगा, वो प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा। यहां से वो प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा। देन ये जो एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट है ये किसको ट्रांसफर हो जाएगा, डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर के पास। ये जो एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट है ये किसको पास हो जाएगा, डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर के पास, और फिर वो इस एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर देगा। दैट्स इट। तो ये वाला काम हो रहा है, ध्यान से समझो, ये वाला काम हो रहा है। तो जो ये एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट है वो यहां से, जो ये एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है वो यहां से पहले इसके पास जाएगा, फिर वो प्रोपेगेट होकर वो यहां पर आ जाएगा, फिर वो प्रोपेगेट होकर यहां पर आ जाएगा। अगर ये एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट हैंडल नहीं हुआ तो फिर एट लास्ट ये एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट जाएगा डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर के पास। तो इस टाइप से यहां पर ये एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट जो है ये खुद से प्रोपेगेट होता है। और ये कौन क्रिएट करता है, डेट इज जेवीएम। तो इंटरनली ये कुछ इस टाइप से काम करता है। अब यहां पर थ्रो कीवर्ड का क्या काम है, ये चीज समझो। मान लो मेरे पास कोई अलग टाइप के एक्सेप्शन है, या फिर जैसे अरिथमेटिक एक्सेप्शन ही है कि सर मुझे कहीं पर अरिथमेटिक एक्सेप्शन जो है वो उसका ऑब्जेक्ट चाहिए, या फिर आप कोई दूसरा ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हो, कोई कस्टम एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हो। तो ये जो एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, अब ये एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट जेवीएम मैनुअली थ्रो नहीं करेगा, ये एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट जेवीएम प्रोपेगेट नहीं करेगा। तो इस एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को थ्रो करने के लिए हम किस चीज का यूज करेंगे, दैट इज थ्रो कीवर्ड का। तो अगर प्रोग्रामर खुद से कोई एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है और वो उसको प्रोपेगेट करना चाहता है या फिर थ्रो करवाना चाहता है एक्सप्लिसिटली, मतलब मैनुअली, तो उस केस में हम यूज करते हैं थ्रो कीवर्ड का। और थ्रो कीवर्ड जो है वो एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को थ्रो करता है। तो आप यहां पर 2 लाइन की स्टेटमेंट को एक सिंगल लाइन के अंदर भी लिख सकते हो, दैट इज थ्रो न्यू अरिथमेटिक एक्सेप्शन। ये लो सर, मैं सिंपली यहां पर इस टाइप से भी लिख सकता हूं। तो यहां पर अगर प्रोग्रामर खुद से एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसको थ्रो करना चाहता है मैनुअली या फिर एक्सप्लिसिटली, तो हम थ्रो कीवर्ड का यूज करते हैं। ओके, तो थ्रो कीवर्ड, अब डेफिनेशन आपको समझ में आएगी। इट इज यूज्ड टू थ्रो द एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट
मैनुअली, या फिर आप बोल सकते हो और एक्सप्लिसिटली। तो ये एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को मैनुअली या फिर एक्सप्लिसिटली थ्रो करने में हेल्प करता है। तो थ्रो कीवर्ड जो है वो एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को मैनुअली या फिर एक्सप्लिसिटली थ्रो करने में हेल्प करता है। ये थ्रो कीवर्ड का मेन यूज है, ध्यान रखना, यही थ्रो कीवर्ड का मेन यूज है। बट ये कभी भी एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करता, काम अभी भी वैसे ही चलेगा। ध्यान से समझो, काम अभी भी ऐसे ही होगा। यहां पर प्रोग्रामर ने एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को थ्रो कर दिया, बट काम अभी भी वही है। काम ये कैसे करेगा, ध्यान से समझो, काम ये कैसे करेगा। ये हमारे पास क्लास है, ठीक है, ये मेथड आ गई, ये देखो एक मेथड ये आ जाएगा, एक मेथड ये आ गया और एक मेथड ये आ गया। देन यहां पर सबसे पहले कंट्रोल किसके पास ट्रांसफर होगा, मेन मेथड के पास। देन यहां पर कंट्रोल सबसे पहले मेन मेथड के पास आएगा, m1 मेथड कॉल होगा, तो यहां से m1 मेथड के पास आएगा। देन m1 मेथड वो डिवाइड वाले मेथड को कॉल करेगा। देन यहां पर एक एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट वो मैंने क्रिएट किया, या फिर ये जो एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट है, ये एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट किसने क्रिएट किया है, दैट इज प्रोग्रामर ने। जबकि लास्ट टाइम एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट कौन क्रिएट कर रहा था, दैट वाज जेवीएम। तो यहां पर अब की बार प्रोग्रामर ने एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसको थ्रो करवा दिया। बट अब ये काम वैसे ही करेगा, काम ये वैसे ही करेगा। सबसे पहले जेवीएम इससे पूछेगा क्या आप इसको हैंडल कर रहे हो, नहीं कर रहे। फिर वो उसके कॉलर मेथड के पास जाएगा, क्या आप इसको हैंडल कर रहे हो, नहीं कर रहे। फिर ये वाला एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट प्रोपेगेट होके यहां पर आ जाएगा, क्या आप इसको हैंडल कर रहे हो, क्योंकि m1 मेथड को ये मेन मेथड कॉल कर रहा है। तो अगेन ये भी मना कर देगा कि मैं भी इसको हैंडल नहीं कर रहा। फिर ये जो एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट है ये ट्रांसफर हो जाएगा डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर को, प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा और वो एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर देगा। तो इंटरनल वर्किंग वही है, बट यहां पर जो मेन पार्ट आया है वो यही है कि यहां पर जो एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है वो किसने क्रिएट किया है, प्रोग्रामर ने क्रिएट किया, और वही उस एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को मैन्युअली थ्रो कर रहा है। अब इसका बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट ये है कि आप इस एक्सेप्शन को जहां मर्जी जिस मर्जी लाइन के बाद लिख सकते हो। देखो जेवीएम जो है वो अपनी मर्जी से एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा जहां उसको मिला है और वो उसके अकॉर्डिंग थ्रो कर देगा। बट अगर आपकी रिक्वायरमेंट कुछ अलग है कि सर मेरा एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट वो यहां क्रिएट होना चाहिए, फिर उसके बाद 10 लाइंस एग्जीक्यूट होनी चाहिए, फिर उसके बाद मैं एक्सेप्शन को थ्रो करना चाहता हूं, तो उस टाइप की सिचुएशंस में हम थ्रो कीवर्ड का यूज करते हैं। तो काम इंटरनली वही है, सिर्फ इसकी जो वर्किंग है वो थोड़ी सी चेंज आ जाएगी कि थ्रो कीवर्ड जो है वो एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट मैनुअली या फिर एक्सप्लिसिटली थ्रो करने में हेल्प करता है। अब इसके बाद आ जाओ थ्रोज कीवर्ड, इसके बाद आ जाओ थ्रोज कीवर्ड। तो थ्रोज कीवर्ड जो है वो क्या काम करता है, ध्यान देना, वो सिर्फ एक्सेप्शंस को डिक्लेयर करेगा कि मेरा मेथड वो इस टाइप के एक्सेप्शंस को थ्रो कर सकता है। पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, दैट इज इट इज यूज्ड टू डिक्लेयर द एक्सेप्शंस दैट द मेथड कैन थ्रो। ये सिर्फ वो एक्सेप्शंस डिक्लेयर करेगा जो मेथड थ्रो कर सकता है। मान लो मेरे पास यहां पर कोई एक अर्थमेटिक एक्सेप्शन आ रही है, मेरे पास यहां पर कोई नल पॉइंटर एक्सेप्शन भी आ रहा है, ठीक है, यहां पर ये एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट 2 आ जाएगा। तो इस टाइप से यहां पर मल्टीपल एक्सेप्शंस अकर हो रही हैं। तो मैं यहां पर इस मेथड के लिए, अब आप इसका नेम चेंज कर दो, तो मैं यहां पर ये चीज बताऊंगा कि M2 आप यहां पर कुछ एक्सेप्शंस थ्रो कर रहे हो, तो कहीं पर भी अगर आप M2 मेथड को कॉल करते हो तो आप थोड़ा सा ध्यान से करना, क्योंकि ये वाला मेथड कुछ एक्सेप्शंस थ्रो करने वाला है। तो कौन कौन से एक्सेप्शंस थ्रो करने वाला है वो आप यहां पर डिक्लेयर करोगे। ये देखो मैंने यहां पर सिर्फ डिक्लेयर कर दिया कि भाई मेरा ये वाला मेथड ये अर्थमेटिक एक्सेप्शन भी थ्रो कर सकता है और नल पॉइंटर एक्सेप्शन भी थ्रो कर सकता है। दैट्स इट। बस ये जो थ्रोज कीवर्ड है ये जस्ट एक्सेप्शंस को डिक्लेयर करने में काम आ रहा है कि मेथड वो किस टाइप के एक्सेप्शंस को थ्रो कर सकता है।
तो कभी भी अगर आप उसको कॉल करते हो तो ट्राई करो कि आप वहां पर उसको हैंडल करो। बट अगर ये हैंडल नहीं करता है तो फिर M1 मेथड को कौन कॉल करवा रहा है, दैट इज मेन मेथड, फिर आप यहां पर उसको हैंडल कर सकते हो। तो इस टाइप से आप लोग एक्सेप्शंस को हैंडल करते हो। तो थ्रोज कीवर्ड वो अगेन सिर्फ एक्सेप्शंस को डिक्लेयर करने में काम आता है, वो एक्सेप्शंस को हैंडल करने में काम नहीं आता। एक्सेप्शंस हैंडल करने के लिए सिर्फ एक ही वे है, दैट इज ट्राई एंड कैच ब्लॉक। सिर्फ और सिर्फ कैच ब्लॉक के थ्रू ही आप एक्सेप्शंस को हैंडल कर सकते हो। ओके, सो ये था मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के थ्रो एंड थ्रोज कीवर्ड क्या होते हैं। अब हम इनका डिफरेंस करते हैं। हम यहाँ पर इनका डिफरेंस करते हैं, 2-3 पॉइंट्स जो आप लोग यहाँ पर स्पेशली बोल सकते हो। तो यहाँ आ जाओ, ये मेरे पास आ जाएगा दैट इज थ्रो कीवर्ड, और यहाँ आ जाएगा दैट इज थ्रोज कीवर्ड। तो फर्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा, वही जो मैंने अभी ऊपर लिखवाया था, दैट इज यूज टू थ्रो एन एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट, एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट मैनुअली, या फिर बोल सकते हो आप एक्सप्लिसिटली, जो मर्जी आप यहां पर बोल सकते हो। तो ये एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को मैनुअली या फिर एक्सप्लिसिटली थ्रो करने में हेल्प करता है। और अगर हम थ्रोज कीवर्ड की बात करते हैं तो थ्रोज कीवर्ड जो वो क्या काम आता है, दैट इज यूज टू डिक्लेयर द एक्सेप्शंस that the method can provide, या फिर वो एक्सेप्शंस डिक्लेयर करता है जो मेथड के अंदर अकर हो सकती है। द नेक्स्ट पॉइंट, थ्रो कीवर्ड जो है वो हमेशा मेथड के अंदर यूज होता है, तो इट इज यूज्ड इनसाइड मेथड, ये मेथड के अंदर यूज होता है। जबकि अगर हम थ्रोज कीवर्ड की बात करते हैं तो इट इज यूज्ड विद मेथड सिग्नेचर, ये मेथड सिग्नेचर के साथ यूज होता है। Then third point, that is followed by exception object, वो एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट के साथ यूज होता है। अगर आप यहां पर देखोगे तो अगर आप यहां पर देखोगे, कहां गया, चलो मैं यहां पर कर देता हूं, दैट इज थ्रो न्यू अर्थमेटिक एक्सेप्शन। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो थ्रो कीवर्ड जो है एक तो मेथड के अंदर यूज हो रहा है, जबकि थ्रोज कीवर्ड वो मेथड सिग्नेचर के साथ यूज हो रहा है। देन नेक्स्ट पॉइंट, थ्रो कीवर्ड जो है वो ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है, वो ऑब्जेक्ट के साथ यूज होता है, जबकि थ्रोज कीवर्ड जो है वहां पर ऑब्जेक्ट का कोई भी काम नहीं है। तो थ्रोज कीवर्ड के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, दैट इज फॉलोड बाय क्लास नेम, वो क्लास के नेम के थ्रू फॉलो होता है। Then next point, that is fourth point, throws only one exception at single time, या फिर at one time, ये एक बार में सिर्फ एक ही एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को थ्रो करेगा, जबकि थ्रोज कीवर्ड, थ्रोज या फिर सिंपल बोल दो, that is throws can declare multiple exceptions, थ्रोज कीवर्ड जो है वो मल्टीपल एक्सेप्शंस को थ्रो करता है, मल्टीपल एक्सेप्शंस को डिक्लेयर करता है, मल्टीपल एक्सेप्शंस को डिक्लेयर करता है। तो थ्रोज कीवर्ड के केस में हम मल्टीपल एक्सेप्शंस का यूज कर सकते हैं, जबकि थ्रो कीवर्ड के केस में सिर्फ एक ही एक्सेप्शन का यूज हो सकता है। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, दैट इज मोस्टली यूज्ड विद अनचेक्ड और कस्टम एक्सेप्शंस, ये अनचेक्ड या फिर कस्टम एक्सेप्शंस के साथ ज्यादा यूज होता है, जबकि अगर हम यहां पर बात करते हैं तो मोस्टली यूज्ड विद चेक्ड एक्सेप्शंस, ये ज्यादातर चेक्ड एक्सेप्शंस के लिए यूज होता है। जैसे यहां देखो हम ज्यादातर थ्रोज कीवर्ड वो किस टाइप की सिचुएशंस में यूज करते हैं, जैसे मैंने यहां पर यूज कर दिया है क्लास डॉट फॉर नेम, क्लास डॉट फॉर नेम मैंने यहां पर प्रोवाइड कर दिया। तो ये देखो, ये यहां पर क्या बोल रहा है, अनहैंडल्ड एक्सेप्शन, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। अब क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन वो किस टाइप की एक्सेप्शन है, दैट इज चेक्ड एक्सेप्शन, दैट इज चेक्ड एक्सेप्शन। तो इस टाइप की जो एक्सेप्शंस होती हैं, देखो अभी ये एरर प्रोवाइड कर रहा है, बट जैसे ही मैंने यहां पर थ्रोज कीवर्ड का यूज किया, दैट इज क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, तो ये देखो यहां से एरर रिमूव हो गई और अब वो कहां पर चली गई, यहां पर। अब इसको आप कैसे हैंडल करोगे, या तो अगेन आप यहां पर या तो थ्रोज कीवर्ड का यूज कर दो, ये देखो, या तो आप यहां पर थ्रोज कीवर्ड का यूज कर
दो, या फिर आप चाहो तो यहां पर ट्राई कैच ब्लॉक का यूज कर सकते हो, इसको आप रिमूव कर दो। और यहां से फिर एक्सेप्शन यहां पर चली गई, अगेन आप यहां पर थ्रोज कीवर्ड का यूज कर दो। तो इस टाइप से हम यहां पर जो चेक्ड एक्सेप्शंस होती हैं उनके लिए हम थ्रोज कीवर्ड का यूज करते हैं। ओके, हालांकि अगेन मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूं कि चाहे थ्रो कीवर्ड यूज करो चाहे थ्रोज कीवर्ड यूज करो, ये दोनों एक्सेप्शंस को हैंडल नहीं करते। एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए आप लोगों को ट्राई कैच ब्लॉक का ही यूज करना चाहिए। तो सबसे बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप एक्सेप्शन को यहां पर ट्राई कैच ब्लॉक के थ्रू हैंडल करो। यहां पर नहीं कर रहे तो एटलीस्ट आप यहां पर हैंडल करो। तो हमेशा ट्राई करो कि एक्सेप्शंस को आप ट्राई कैच ब्लॉक के थ्रू ही हैंडल करो। ओके, तो ये थे इंपॉर्टेंट डिफरेंस थ्रो एंड थ्रोज कीवर्ड में जो आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है जो ज्यादातर इंडस्ट्री के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फाइनल, फाइनली एंड फाइनलाइज। फाइनल, फाइनली एंड फाइनलाइज में क्या डिफरेंस होता है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है जो टीसीएस, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, इवन माइंडट्री के अंदर भी पूछा गया। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि फाइनल क्या होता है। फाइनल क्या होता है, ध्यान रखना, फाइनल एक कीवर्ड है। मैं बहुत डीपली आप लोगों को बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान से समझना। तो इट इज अ कीवर्ड। ये क्या है, ये क्या है, एक कीवर्ड होता है यूज्ड फॉर, बोल दो, यूज फॉर रेस्ट्रिक्शंस। ये रेस्ट्रिक्शंस के लिए यूज होता है। दैट इज कैसे, ये रेस्ट्रिक्शंस के लिए कैसे होता है, जैसे अगर हम वेरिएबल फाइनल बना देते हैं तो उसकी वैल्यू हम दोबारा से इनिशियलाइज नहीं कर सकते, तो इट्स वैल्यू कैन नॉट बी चेंज्ड, या फिर इट्स वैल्यू कैन नॉट बी रीअसाइंड, जो मर्जी आप बोल सकते हो। नेक्स्ट अगर हम मेथड के साथ यूज करते हैं तो वो मेथड ओवरराइड नहीं हो सकता। दैट इज मेथड कैन नॉट ओवरराइड, मेथड जो है वो ओवरराइड नहीं हो सकता। एंड देन लास्ट इज क्लास। अगर हम क्लास के साथ इसको यूज करते हैं तो ध्यान देना, वो क्लास इनहेरिट नहीं हो सकती, तो क्लास कैन नॉट बी इनहेरिटेड। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो यहां पर तीनों जगह पर मैं कैन नॉट टर्म का यूज कर रहा हूं। ये देखो दैट मीन्स कि ये यहां पर रेस्ट्रिक्शन के लिए यूज होता है। तो अगर आप फाइनल कीवर्ड को वेरिएबल के साथ यूज करते हो तो उसकी वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते, मेथड के साथ यूज करते हो तो आप उसको ओवरराइड नहीं कर सकते, एंड क्लास के साथ यूज कर रहे हो तो आप उसको इनहेरिट नहीं कर सकते। सिंपल प्रोग्राम के थ्रू समझो, नहीं समझ में आया सिंपल प्रोग्रामिंग पार्ट के थ्रू भी मैं आपको बता देता हूं। यहां आ जाओ और यहां देखो, ये मेरे पास एक मेन मेथड है और यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया है, दैट इज एंड नंबर इक्वल्स टू 10, और यहाँ मैं नंबर की वैल्यू क्या कर देता हूँ, 100 कर रहा हूँ। मीन्स मैं नंबर की वैल्यू चेंज कर रहा हूं। बट अगर आप यहां पर फाइनल लगा देते हो तो फिर ये एरर प्रोवाइड कर देगा, क्योंकि वो दोबारा से रीअसाइन नहीं हो सकता। नेक्स्ट पॉइंट, मेथड ओवरराइड नहीं हो सकते। मान लो मेरे पास यहाँ पर एक क्लास है, दैट इज टेस्ट के नेम से एक क्लास है जिसके अंदर एक m1 मेथड है और यहाँ कुछ भी बॉडी पार्ट आ जाएगा। देन यहाँ पर मैं टेस्ट क्लास को एक्सटेंड कर देता हूँ और यहाँ पर आप क्या काम कर रहे हो, आप m1 मेथड को ओवरराइड कर रहे हो। तो ये बेसिकली ओवरराइडिंग जो है वो पेरेंट मेथड की डेफिनेशन चेंज करने में हेल्प करता है। तो अब अगर आप ये चाहते हो कि भाई मेरे मेथड के डेफिनेशन कोई बंदा चेंज ना कर पाए, तो फिर मैं इस मेथड को बना दूंगा फाइनल। तो फाइनल बनाते ही आप यहां पर मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकते। ओके, और लास्ट इज क्लास। अगर क्लास फाइनल होती है तो फिर आप यहां पर उसको इनहेरिट नहीं कर सकते। तो देख रहे हो ये तीनों रेस्ट्रिक्शंस के लिए यूज हो रहे हैं, ये तीनों यहां पर रेस्ट्रिक्शंस के लिए यूज हो रहे हैं, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, देन आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, दैट इज फाइनली। नेक्स्ट पार्ट क्या है, दैट इज फाइनली।
अब फाइनली क्या है, ध्यान से समझना, फाइनली क्या है, इट इज अ ब्लॉक। ये क्या है, ब्लॉक है। फाइनल क्या था, कीवर्ड था, जबकि फाइनली क्या है, ब्लॉक है। यूज्ड इन एक्सेप्शन हैंडलिंग, जो हम एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए यूज करते हैं। और इसका काम क्या होता है, ये एक ऐसा ब्लॉक है जो हमेशा ही एग्जीक्यूट होगा, चाहे एक्सेप्शन अकर हो या ना हो, फाइनली ब्लॉक हमेशा ही एग्जीक्यूट होगा। तो ध्यान देना, इट इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड वेदर देयर इज एक्सेप्शन और नॉट। चाहे कोई भी एक्सेप्शन है या नहीं है, वो दोनों केसेस में एग्जीक्यूट होता है। एंड वो किस चीज के लिए काम आता है, एंड यूज्ड टू, इसके नीचे लिख देता हूं, एंड यूज्ड टू क्लोज द रिसोर्सेज। ये रिसोर्सेज को क्लोज करने में हेल्प करता है। जैसे फाइल को क्लोज करना है या फिर डेटाबेस कनेक्शन को क्लोज करना है, तो ये उन चीजों के लिए यूज होता है। तो ये है हमारे पास फाइनली ब्लॉक। फाइनली यहां आ जाओ, मैं यहाँ पर एक और जावा क्लास क्रिएट कर देता हूँ, डेट इज मेन ऐप 3 के नेम से। और यहाँ पर मैंने एक मेन मेथड क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पर क्या हुआ, मैंने यहाँ पर यूज कर दिया डेट इज फाइल इनपुट स्ट्रीम, FIS इक्वल्स टू न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम। मेरे पास ये एक फाइल इनपुट स्ट्रीम है जिसमें मैं डेटा को रीड करना चाहता हूँ। अब देखो ये किस टाइप के एक्सेप्शन है, डेट इज चेक्ड एक्सेप्शन। तो मैंने क्या बताया था, चेक्ड एक्सेप्शन के केस में हम हमेशा या तो थ्रोज कीवर्ड का यूज करते हैं, या फिर बेस्ट ऑप्शन क्या है, अब जो बेस्ट ऑप्शन है मैं वही चीज करूंगा, या फिर हम यहाँ पर ट्राई एंड कैच ब्लॉक का यूज करते हैं। तो ये देखो डेट इज फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। तो हम यहाँ पर कुछ भी अपना हैंडलिंग कोड प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये क्या है डेट इज फाइल इनपुट स्ट्रीम, जो फाइल को, जो भी फाइल का पाथ मैं यहाँ पर प्रोवाइड करूंगा वो उसको रीड करने में हेल्प आता है। अब फाइल हमारी ओपन हो चुकी है, तो यहाँ पर मुझे उस फाइल को क्लोज भी करना चाहिए। नॉर्मली इस फाइल को क्लोज भी करना चाहिए, बट क्लोज मैं कभी भी रिसोर्सेज को क्लोज यहां पर नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि मान लो अगर यहां पर एक एक्सेप्शन अकर हो गई, और आपने उसके बाद यहां पर क्लोज किया हुआ है, तो वो क्या काम करेगा, वो यहां पर एक्सेप्शन अकर हो गई तो डायरेक्टली कैच ब्लॉक पर जाएगा, नीचे के कोड को वो स्किप कर देगा और रिसोर्सेज क्लोज नहीं हो पाएंगे, प्रॉपरली रिसोर्सेज क्लोज नहीं हो पाएंगे। तो इसकी वजह से हम यूज करते हैं डेट इज फाइनली ब्लॉक का। तो फाइनली ब्लॉक जो है वो ट्राई, या तो आप डायरेक्टली उसको ट्राई के साथ यूज कर सकते हो, या फिर आप उसको ट्राई कैच ब्लॉक के साथ यूज कर सकते हो। और यहाँ पर हम FIS डॉट क्लोज प्रोवाइड करेंगे, और यहाँ पर आप FIS को ऊपर की साइड डिक्लेयर कर दो। तो ये देखो हम यहाँ पर इसको यूज करते हैं। ये बोल रहा है कि FIS को आप इनिशियलाइज करो, तो आप यहाँ पर नल कर दो। और यहाँ पर ये देखो, ये भी अगेन एक्सेप्शन थ्रो करता है, तो इसके लिए भी अगेन मुझे यहाँ पर ट्राई कैच ब्लॉक का यूज करना पड़ेगा। तो अभी के लिए मैं यहाँ पर एक्सेप्शन ई प्रोवाइड कर देता हूँ, दैट्स इट। तो इस टाइप से जो भी रिसोर्स क्लोजिंग कोड होते हैं वो हम फाइनली ब्लॉक के अंदर यूज करते हैं। तो यहां पर ध्यान रखना, दैट इज फाइनली इज अ ब्लॉक यूज्ड इन एक्सेप्शन हैंडलिंग। इट इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड वेदर देयर इज एक्सेप्शन और नॉट। चाहे एक्सेप्शन है, चाहे ट्राई के अंदर एक्सेप्शन है या फिर नहीं है, फाइनली ब्लॉक हमेशा ही एग्जीक्यूट होगा। ध्यान से समझना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप इसको छोड़ दो, ठीक है, आप यहाँ पर इसको छोड़ दो, और मैं यहाँ पर इस टाइप से प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर आप इसको भी छोड़ दो। तो यहाँ देखो, यहाँ पर मैंने प्रोवाइड कर दिया है डेट इज 100 डिवाइड बाई 2। यहाँ पर मैंने प्रोवाइड कर दिया है डेट इज 2, और यहाँ पे काम करो, यहाँ प्रोवाइड कर दो डेट इज 111, और यहाँ प्रोवाइड कर दो डेट इज 333, ठीक है। तो चेक करो क्या 333 यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा, चेक करके देखो। तो ये देखो 50 तो इसने इसकी आउटपुट प्रोवाइड कर दी, देन 111 वो प्रिंट कर रहा है, 222 प्रिंट नहीं कर रहा क्योंकि एक्सेप्शन नहीं है, और बट 333 वो प्रिंट कर रहा है। और इसके बाद अगर एक्सेप्शन अकर होगी
अगर एक्सेप्शन अकर हो गई तो फिर देखो 222 एंड 333, डेट मीन्स के फाइनली ब्लॉक वो हमेशा ही एग्जीक्यूट होगा, चाहे एक्सेप्शन हो या ना हो, चाहे एक्सेप्शन अकर हो रही है या नहीं हो रही है, फाइनली ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट होगा। ओके, जो रिसोर्स क्लोजिंग कोड के लिए यूज होता है, ठीक है। ओके, देन आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पर, दैट इज फाइनलाइज। अच्छा, फाइनली ब्लॉक के लिए एक चीज का और ध्यान रखना कि इसका यूज थोड़ा सा कम हो गया है, क्योंकि इसकी जगह पर हम यूज करते हैं ट्राई कैच। हालांकि कुछ जगह पर अभी भी यूज होता है, बट अब ज्यादातर हम ट्राई विद रिसोर्स का यूज करते हैं, जो जावा 8 के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। तो चलो उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो फाइनली और लास्ट पार्ट क्या है, दैट इज फाइनलाइज। फाइनलाइज आप यहां पर एक काम करो, आप इस टाइप से कर दो, क्योंकि हो सकता है वो आपको ये चीज ना करे। तो फाइनलाइज, हाँ जी, फाइनलाइज क्या है, ध्यान देना, इट इज अ मेथड। ये क्या है, मेथड है, किसका, ऑब्जेक्ट क्लास का, ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास। ये ऑब्जेक्ट क्लास का मेथड है। मेथड है नहीं, आज के दिन ये डेप्रिकेट हो चुका है, बट मेथड था, तो मैं वॉज लिख देता हूं, ठीक है, मैं वॉज लिख देता हूं। इट वॉज द मेथड ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास। ये ऑब्जेक्ट क्लास का मेथड था। अब इसका काम क्या होता था, जो गार्बेज कलेक्शन प्रोसेस है जिसके थ्रू ऑब्जेक्ट्स डिलीट होते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी टास्क थे वो एग्जीक्यूट करने में हेल्प होता था फाइनलाइज मेथड हमेशा ऑब्जेक्ट डिलीशन से पहले मेथड एग्जीक्यूट होता था, और उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी अगर इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस हैं जो पेंडिंग है, वो उनको एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता था। तो फाइनलाइज जो है वो क्या था, उसका यूज क्या था, इट वॉज यूज टू परफॉर्म ऑब्जेक्ट रिलेटेड टास्क बिफोर गार्बेज कलेक्शन। गार्बेज कलेक्शन से ठीक पहले, ध्यान रख देना, फाइनलाइज मेथड जो है वो गार्बेज कलेक्शन से ठीक पहले एग्जीक्यूट होता था। जो ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी टास्क हैं वो उनको एग्जीक्यूट या फिर वो टास्क परफॉर्म करने में हेल्प करता था। तो ये होता है फाइनलाइज मेथड। हालांकि फाइनलाइज मेथड आज के दिन यूज नहीं होता। अगर आप यहां पर जाओगे, यहां पर आप एक काम करो, ये देखो, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट क्लास है, और यहां पर आप सर्च करके देखो एक बार, दैट इज फाइनलाइज। तो फाइनलाइज ये देखो, ये इसके डिस्क्रिप्शन वगैरह है। तो ये देखो, ये रहा फाइनलाइज मेथड, ये देखो। और यहां कहीं पर ये देखो, ये बोल रहा है डेप्रिकेटेड, फाइनलाइजेशन इज डेप्रिकेटेड एंड सब्जेक्ट टू रिमूवल इन फ्यूचर रिलीज। तो ये अब यूज नहीं होता, ध्यान से समझना, फाइनलाइज मेथड जो है वो अब यूज नहीं होता, ये डेप्रिकेट हो चुका है। बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू के लिए, फाइनली एंड फाइनलाइज में क्या डिफरेंस होता है, ये बहुत ज्यादा इंटरव्यू में पूछा जाता है। ओके, सो आई होप ये तो समझ आ गया होगा कि फाइनल वो एक कीवर्ड है, फाइनली वो एक ब्लॉक है, एंड फाइनलाइज वो एक मेथड है, ठीक है। ओके, अब आ जाओ फोर्थ क्वेश्चन पर, दैट इज विल फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट इफ ट्राई और कैच ब्लॉक कंटेन्स रिटर्न स्टेटमेंट। अगर ट्राई के अंदर या फिर कैच ब्लॉक के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट है तो क्या फाइनली ब्लॉक फिर भी एग्जीक्यूट होगा। मैंने अभी क्या बताया था कि फाइनली ब्लॉक जो है वो हमेशा ही एग्जीक्यूट होता है। ये देखो, इट इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड वेदर देयर इज एक्सेप्शन और नॉट। चाहे एक्सेप्शन है या नहीं है, फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। बट अगर ट्राई या फिर कैच ब्लॉक के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट है, क्योंकि आपको पता है कि अगर रिटर्न होता है तो वो वहीं से ही कंट्रोल आगे ट्रांसफर कर देता है, सीधा मेथड के पास जाता है। तो अगर ट्राई एंड कैच ब्लॉक के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट है तो क्या फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। पहले समझते हैं, पहले इसको प्रोग्रामेटिकली समझते हैं। यहां आ जाओ, आप यहां पर एक जावा क्लास क्रिएट करो, दैट इज मेन ऐप 4 के नेम से, और यहां पर मैं एक मेथड क्रिएट कर देता हूं, दैट इज m1 के नेम से, ठीक है। और यहाँ मैंने कोई भी एक ट्राई एंड कैच ब्लॉक प्रोवाइड कर दिया। तो ये देखो, मैंने यहाँ पर ट्राई एंड कैच ब्लॉक प्रोवाइड कर दिया, जिसके अंदर मैंने यहाँ पर लिख दिया दैट इज दिस वन, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाला मेथड जो है ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है।
यहाँ पर ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने कुछ भी प्रोवाइड कर दिया है, जैसे ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूटेड, और उसके बाद मैंने यहाँ पर रिटर्न कर दिया डेटस 10। मैंने यहाँ पर रिटर्न कर दिया है डेटस 10, और इसके बाद आ जाएगा डेटस फाइनली ब्लॉक। तो ये आ जाएगा डेटस फाइनली ब्लॉक, जिसके अंदर मैंने लिख दिया है डेटस फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूटेड। ओके, एक काम करो, अभी के लिए आप कैच ब्लॉक को रिमूव कर दो, क्योंकि हम ये चीज चेक कर रहे हैं कि अगर ट्राई के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट है तो क्या फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ध्यान से समझो, यहां पर जब M1 मेथड एग्जीक्यूट होगा तो वो आएगा ट्राई के अंदर उसको रिटर्न मिलेगा, तो वो रिटर्न से ही डायरेक्ट ऐसे हो जाता है, वो डायरेक्टली यहां से रिटर्न हो जाता है, क्योंकि उसको कौन सी वैल्यू रिटर्न करनी है, इंटीजर वैल्यू रिटर्न करनी है, तो यहीं से ही रिटर्न हो जाता है। तो क्या इस टाइप की सिचुएशंस में फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा। ध्यान से समझना, फाइनली ब्लॉक रिटर्न स्टेटमेंट है तब भी एग्जीक्यूट होता है, फाइनली ब्लॉक तब भी एग्जीक्यूट होता है। जैसे यहाँ आ जाओ, मेन मेथड है, ठीक है, मेन मेथड है, और यहाँ पर मैंने कर दिया है डेटस न्यू मेन F4 डॉट M1 मेथड। तो चेक करो क्या यहाँ पर फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ। ये देखो फाइनली ब्लॉक यहाँ पर एग्जीक्यूट हुआ है, चाहे ट्राई के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट है तब भी फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ है। अच्छा ठीक है सर, अगर यहाँ पर कैच ब्लॉक है, मान लो हमारे पास यहाँ पर एक कैच ब्लॉक है जिसके अंदर अगेन यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट है, ट्राई के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है, तो ट्राई के अंदर अगर रिटर्न स्टेटमेंट नहीं बनाएंगे तो ये देखो ये यहाँ पर एरर प्रोवाइड करता रहेगा। तो आप एक काम कर दो, आप यहाँ पर भी बना कर रखो, तो ट्राई के अंदर भी रिटर्न स्टेटमेंट और कैच के अंदर भी रिटर्न स्टेटमेंट है, तो क्या अब भी फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो ध्यान रखना, बिल्कुल होगा भाई, फाइनली ब्लॉक चाहे ट्राई के अंदर एक्सेप्शन रिटर्न स्टेटमेंट है, चाहे कैच के अंदर है, चाहे दोनों जगह पर है, फाइनली ब्लॉक हमेशा ही एग्जीक्यूट होगा। और इवन फाइनली मेथड खुद भी वैल्यू रिटर्न कर सकता है। एक चीज का और ध्यान रखना कि फाइनली ब्लॉक जो है वो खुद भी वैल्यू रिटर्न कर सकता है, तो ये वाला पार्ट भी करेक्ट है। ये देखो, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर सिंपल आंसर लिख देता हूँ कि हाँ, दैट इज यस इफ देयर इज रिटर्न स्टेटमेंट इन ट्राई और कैच ब्लॉक, then also finally block will be executed, तब भी फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। और एक और मैं नोट करके लिख देता हूं, that is even finally block can also return anything, फाइनली ब्लॉक भी कुछ भी रिटर्न कर सकता है। ओके, तो ये था सिंपल पार्ट के क्या फाइनली ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा, ट्राई कैच ब्लॉक है तब भी, ठीक है, तो होगा, ऑब्वियसली होगा, ठीक है। ओके, देन आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज अंडर व्हाट स्पेसिफिक कंडीशंस विल फाइनली ब्लॉक नॉट एग्जीक्यूट। देखो हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं कि फाइनली ब्लॉक जो है वो हमेशा ही एग्जीक्यूट होगा, बट क्या कोई ऐसी कंडीशन भी है जब फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो हाँ, कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हैं जब फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता, तो ध्यान से समझना। यस, देयर आर सम कंडीशंस व्हेन फाइनली ब्लॉक इज नॉट एग्जीक्यूटेड। तो फाइनली ब्लॉक जो है वो कब एग्जीक्यूट नहीं होता, जब हम JVM को शट डाउन करते हैं, व्हेन JVM इज शट डाउन, जब हम JVM को शट डाउन करते हैं system.exit के थ्रू। जैसे यहाँ आ जाओ, यहाँ मैं एक जावा क्लास क्रिएट कर देता हूँ, दैट इज मेन F5 के नेम से, और यहाँ पर मेरे पास एक मेन मेथड है, ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्या काम कर दिया है, ट्राई के बाद मैंने प्रोवाइड कर दिया है दैट इज कैच ब्लॉक। आप चाहे कैच ब्लॉक लिखो ना लिखो, मर्जी है, और इसके बाद आता है दैट इज फाइनली। तो मेरे पास यहाँ पर ये तीन चीजें, और यहाँ पर आप प्रिंट कर दो दैट इज फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूटेड।
देन यहाँ पर आप प्रिंट कर दो डेट इज कैच ब्लॉक एग्जीक्यूटेड, और यहाँ पर आप प्रोवाइड कर दो डेट इज ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूटेड। अब अगर यहाँ पर अच्छा पहले आप इसको रन करके देखो, तो फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है। बट अगर मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ डेट इज सिस्टम डॉट एग्जिट ऑफ 0, तो ध्यान देना क्या आपके बार फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा? नहीं होगा। तो जब भी हम JVM को इस टाइप से शट डाउन करते हैं या फिर टर्मिनेट करते हैं, उस सिचुएशन में फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता। तो ये थी फर्स्ट सिचुएशन, जब JVM शट डाउन होता है तब फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता। देन सेकंड, अगर JVM क्रैश हो गया, JVM क्रैश या फिर और फेटल एरर, अगर JVM क्रैश हो गया या फिर कुछ भी इस टाइप से एरर आ गई, उस सिचुएशंस में भी फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होने वाला। JVM किसी भी रीजन से, किसी और स्पेसिफिक रीजन से क्रैश हो जाता है तब भी फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। देन नेक्स्ट, अगर जावा प्रोसेस या फिर जावा का प्रोग्राम वो फोर्सफुली टर्मिनेट होता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हो रहा है या फिर किसी दूसरे प्रोग्राम के थ्रू हो रहा है, तो उस सिचुएशन में भी फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता। तो व्हेन प्रोसेस इज फोर्सफुली टर्मिनेटेड, अगर प्रोसेस फोर्सफुली टर्मिनेट होता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम कर सकते हैं या फिर कोई थर्ड पार्टी प्रोग्राम्स कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं, तब भी फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता। ओके ठीक है। देन नेक्स्ट, अगर पावर फेलियर हो जाता है या फिर सिस्टम शटडाउन हो जाता है, व्हेन सिस्टम शट डाउन और पावर फेलियर अकर्स, जब भी सडनली सिस्टम शटडाउन हो गया या फिर पावर फेलियर अकर हो गया और आपका सिस्टम शटडाउन हो गया, तो इस टाइप की सिचुएशंस में भी फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता। और एक लास्ट पार्ट है कि अगर हमारा लूप वो इनफाइनाइट टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है तब भी फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो व्हेन लूप इज इनफाइनाइट इन ट्राई और कैच ब्लॉक, अगर ट्राई या फिर कैच ब्लॉक के अंदर लूप इनफाइनाइट टाइम्स चल रहा है, जैसे यहाँ आ जाओ, ये भी एक सिचुएशन है। ये देखो, जैसे यहाँ पर मेरे पास एक मेन मेथड है और यहाँ मैंने प्रोवाइड कर दिया है डेट इज ट्राई, देन यहाँ पर मैंने प्रोवाइड कर दिया है डेट इज फाइनली, और यहाँ मैंने एग्जीक्यूट कर दिया है डेट इज फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूटेड, और यहाँ पर आप कर दो डेट इज ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूटेड। तो देखा जाए तो अभी फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट हो सकता है। ये देखो एग्जीक्यूट होगा, बट अगर यहाँ पर कोई वाइल लूप मैंने इस टाइप से प्रोवाइड कर दिया जिसके अंदर मैंने प्रोवाइड कर दिया है ट्रू, तो अब ये इनफाइनाइट टाइम्स चलता रहेगा। तो ये देखो उस सिचुएशन में भी फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो अगर ट्राई के अंदर कुछ इस टाइप का लूप है जो इनफाइनाइट टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है या फिर कैच ब्लॉक के अंदर एग्जीक्यूट हो रहा है, तो वो भी फाइनली ब्लॉक पर नहीं पहुंच पाएगा। और जब मैंने टर्मिनेट कर दिया जब मैंने वहां से टर्मिनेट कर दिया, तो ये देखो तब भी फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो ये कुछ सिचुएशंस हैं, ध्यान रखना, ये कुछ सिचुएशंस हैं जहां पर फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है जो काफी सारी इंडस्ट्रीज के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, देन आ जाओ आप सिक्स्थ क्वेश्चन पर, दैट इज व्हाट आर द रूल्स ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग व्हेन ओवरराइडिंग अ मेथड इन जावा। जब भी हम जावा में मेथड ओवरराइड करते हैं तो उसके एक्सेप्शन हैंडलिंग से रिलेटेड क्या क्या रूल्स हैं। ये वाला क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो अमेजॉन, ओरेकल, इवन इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, इन सबके अंदर पूछा जाता है। तो क्या आंसर रहेगा ये चीज समझो। सबसे पहले तो क्वेश्चन क्या है थोड़ा सा और ध्यान से समझो। यहाँ आ जाओ, ये मेरे पास एक जावा क्लास है डेट इज मेन ऐप 7 के नेम से, और यहाँ पर मैंने एक मेन मेथड क्रिएट कर दिया, या फिर जरूरत ही नहीं है, आप यहाँ पर सिंपल एक टेस्ट 7 के नेम से क्लास क्रिएट कर दो जिसके अंदर मैंने एक m1 मेथड क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पर ये एक्सटेंड कर रहा है टेस्ट 7 को और इसके अंदर मैंने m1 मेथड को ओवरराइड कर दिया। तो ये देखो ये वाला मेथड हमारा क्या हो गया है, डेट इज ओवरराइड। तो यहाँ पर क्या क्या रूल्स हैं जब हम मेथड को ओवरराइड करते हैं। तो मेथड ओवरराइडिंग के अंदर एक्सेप्शन
हैंडलिंग के क्या क्या रूल्स हैं वो आपको एक्सप्लेन करने हैं। तो फर्स्ट रूल ध्यान रखना, अगर पेरेंट क्लास का मेथड वो कोई भी एक्सेप्शन डिक्लेयर नहीं कर रहा और आप यहां पर बोल देते हो कि भाई आप मेथड को डिक्लेयर करो, आप यहां पर मेथड को डिक्लेयर करो, यहां पर अगर मेथड एक्सेप्शन थ्रो करता है जैसे एक्सेप्शन डिक्लेयर करता है जैसे आईओ एक्सेप्शन, तो ये देखो यहां पर अगर चाइल्ड क्लास का मेथड वो अगर इस टाइप से एक्सेप्शन को डिक्लेयर करता है तो वो एरर प्रोवाइड कर देगा। बट अगर इसकी जगह पर हम प्रोवाइड करते हैं अनचेक्ड एक्सेप्शन, वो था चेक्ड एक्सेप्शन, बट अगर मैं अनचेक्ड एक्सेप्शन प्रोवाइड करता हूं तो फिर कोई एरर नहीं है। तो ध्यान से समझो ये चीज। फर्स्ट रूल में यहां पर लिख देता हूं, यहां आ जाओ, दैट इज इफ पेरेंट क्लास मेथड डज नॉट डिक्लेयर एनी एक्सेप्शन, या फिर ये चीज बोल दो एनी चेक्ड एक्सेप्शन, क्योंकि ये किस टाइप के एक्सेप्शन है, चेक्ड एक्सेप्शन है। तो अगर पेरेंट क्लास का मेथड कोई भी चेक्ड एक्सेप्शन डिक्लेयर नहीं करता, then child class method cannot declare the checked exception। तो चाइल्ड क्लास का मेथड भी चेक्ड एक्सेप्शन को डिक्लेयर नहीं कर सकता। ये इंपॉर्टेंट रूल है कि अगर यहां पर पेरेंट क्लास का मेथड, देखो अगर ये वाला मेथड एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है चेक्ड एक्सेप्शन तो ठीक है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर ये एक्सेप्शन थ्रो नहीं कर रहा है, एक्सेप्शन डिक्लेयर नहीं कर रहा और आप यहां पर चेक्ड एक्सेप्शन डिक्लेयर करते हो तो फिर वो एरर प्रोवाइड कर देगा। क्यों कर देगा? अच्छा, क्यों कर देगा ये भी रीजन पूछ सकते हैं, जो अमेज़न का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां देखो क्यों कर सकते हैं, क्योंकि इस केस में मैं अगर इस टाइप से प्रोवाइड करता हूं, दैट इज test7 obj इक्वल्स टू न्यू, मैंने यहां पर प्रोवाइड कर दिया है दैट इज मेन एप 7, मीन्स मैंने यहां पर पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, रेफरेंस क्रिएट कर दिया, और चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया, और फिर अगर मैं यहां पर ऑब्जेक्ट डॉट m1 मेथड को कॉल करता हूं तो यहां देखो अगर ये अलाउ करता है इस टाइप से तो m1 मेथड तो एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, m1 मेथड तो एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, और यहां पर हम उसको किसी भी तरीके से हैंडल नहीं कर रहे, तो उस सिचुएशन में वो गलत हो जाता है। तो ध्यान रखना, इस टाइप से हम चेक्ड एक्सेप्शन को प्रोवाइड नहीं कर सकते, हालांकि हम यहाँ पर अनचेक्ड एक्सेप्शंस जरूर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ आ जाओ, इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूं। तो सेकंड पॉइंट क्या आ जाएगा, दैट इज इफ पेरेंट मेथड डज नॉट डिक्लेयर एनी एक्सेप्शन, चाहे वो चेक्ड है चाहे वो अनचेक्ड है, देन चाइल्ड क्लास मेथड कैन डिक्लेयर द अनचेक्ड एक्सेप्शन। तो चाइल्ड क्लास मेथड जो है वो अनचेक्ड एक्सेप्शन डिक्लेयर कर सकता है। एंड देन थर्ड पॉइंट, आप ये भी चीज बोल सकते हो कि अगर यहाँ पर मान लो आईओ एक्सेप्शन है तो यहाँ पर भी अगर चेक्ड एक्सेप्शन है फिर हम यहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, अगर ऊपर की साइड ये वाला एक्सेप्शन और यहाँ पर आप प्रोवाइड नहीं कर रहे तो ये फिर भी करेक्ट हो जाएगा। ये देखो, तो अगेन ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पर मैं अगेन इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ देखो थर्ड रूल क्या आ जाएगा, दैट इज इफ पेरेंट मेथड डिक्लेयर्स चेक्ड एक्सेप्शन देन चाइल्ड क्लास मेथड कैन और कैन नॉट डिक्लेयर द एक्सेप्शन। तो चाइल्ड क्लास जो है वो एक्सेप्शन को डिक्लेयर कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, देन आ जाओ फोर्थ पॉइंट पर। अब फोर्थ पॉइंट के लिए आप लोगों को हियरार्की पता होनी चाहिए। तो यहाँ आ जाओ, सबसे पहले तो आप यहाँ पर एक बार हियरार्की देखो, क्या यहाँ पर नहीं, यहाँ पर मैंने डीप हियरार्की यहाँ मैंने प्रोवाइड की होगी। तो ये देखो जैसे यहाँ पर आईओ एक्सेप्शन है एंड आईओ एक्सेप्शन के अंदर एंड ऑफ फाइल एक्सेप्शन, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, इस टाइप के एक्सेप्शन है। तो यहाँ समझो अब हम क्या क्या पार्ट कर सकते हैं। देखो, अगर यहाँ पर मैंने प्रोवाइड कर दिया आईओ एक्सेप्शन तो यहाँ पर मैं प्रोवाइड कर सकता हूं दैट इज आईओ एक्सेप्शन भी मैं प्रोवाइड कर सकता हूं, मैं यहां पर एंड ऑफ फाइल एक्सेप्शन भी प्रोवाइड कर सकता हूं, और मैं यहां पर फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन भी प्रोवाइड कर सकता हूं। बट क्या हम इसका उल्टा कर सकते हैं?
क्या हम यहाँ पर इसका रिवर्स कर सकते हैं? ये देखो, आप यहाँ पर रिवर्स नहीं कर सकते, मींस पेरेंट क्लास के मेथड के अंदर जो एक्सेप्शन है वो आप प्रोवाइड कर रहे हो, और चाइल्ड क्लास के मेथड के अंदर जो ओवरराइड हो रहा है वहां पर आप पेरेंट एक्सेप्शन का नेम प्रोवाइड कर रहे हो। तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो ये पॉइंट भी आप यहां पर लिख दो, दैट इज चाइल्ड क्लास मेथड कैन डिक्लेयर नैरोइंग, नैरोइंग मत बोलो, नैरोअर बोल दो, नैरोअर चेक्ड एक्सेप्शन। नैरोअर चेक्ड एक्सेप्शन का क्या मतलब है कि चाइल्ड क्लास के अंदर हम नैरोअर, ये जो है ये चाइल्ड है, ध्यान से समझना, ये चाइल्ड है जबकि ये पेरेंट है, तो ये नैरो हो गया है, ये इसका नैरो पार्ट हो गया है। तो हम यहाँ पर इस टाइप से प्रोवाइड कर सकते हैं, चाइल्ड क्लास के अंदर हम नैरोअर चेक्ड एक्सेप्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये भी रूल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो इंटरव्यूज के अंदर आप लोगों को बताना चाहिए। देन नेक्स्ट पॉइंट, आप इसी का उल्टा बोल दो, इसी का आप रिवर्स बोल दो, दैट इज चाइल्ड क्लास मेथड कैन नॉट डिक्लेयर ब्रॉडर चेक्ड एक्सेप्शन। वो ब्रॉडर चेक्ड एक्सेप्शन प्रोवाइड या फिर डिक्लेयर नहीं कर सकता। एंड देन लास्ट पॉइंट जो मैंने अभी आप लोगों को पहले भी बताया था, दैट इज चाइल्ड क्लास मेथड में डिक्लेयर नो एक्सेप्शन, के अगर यहाँ पर पेरेंट मेथड वो कुछ एक्सेप्शन थ्रो करता है तो हो सकता है चाइल्ड मेथड जो है वो कोई भी एक्सेप्शन प्रोवाइड ना करे, डिक्लेयर ना करे। तो ये भी अगेन पॉसिबल है। ओके, तो ये 6 रूल्स ध्यान रखना, ये 6 रूल्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये इवन क्वेश्चन भी इंटरव्यूज के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के अंदर भी पूछा जाता है, जैसे अमेजोन हो गई और एक्ल हो गई, इनके अंदर भी इस टाइप का क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा जाता है। ओके, तो ये थे रूल्स जो आपको ध्यान रखने हैं। देन आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज हाउ डज ट्राई विद रिसोर्सेज वर्क इन जावा 7+ एंड व्हाट इंटरफेस मस्ट अ रिसोर्स इंप्लीमेंटेशन। तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि ट्राई विद रिसोर्स क्या होता है और वो कैसे काम करता है। आपको ये चीज पता होना चाहिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, और इवन ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है इंटरव्यूज के लिए। इन्फोसिस, विप्रो, अमेजॉन, ओरेकल, रेड हैट, इन जैसी कंपनीज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2 ईयर्स से 4 ईयर्स एक्सपीरियंस लेवल तक के पर्सन से पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ट्राई विद रिसोर्स काम कैसे करता है और होता क्या है। देखो, ट्राई विद रिसोर्स से पहले क्या था, पहले तो आप ये चीज समझो। यहाँ मैं एक प्रोग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ आ जाओ, मैंने सिंपल एक जावा क्लास क्रिएट कर दिया है और एक मेन मेथड मैंने बना दिया, और इसके अंदर मैंने यहाँ पर एक ट्राई कैच ब्लॉक प्रोवाइड कर दिया, दैट इज कैच एक्सेप्शन ई एंड ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, मैंने कुछ भी प्रोवाइड कर दिया। अब यहाँ पर मैंने प्रोवाइड कर दिया है दैट इज फाइल इनपुट स्ट्रीम। यहाँ पर मैंने क्या काम कर दिया, फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास का मैंने एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट कर दिया, दैट इज फाइल इनपुट स्ट्रीम। यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्लास का पाथ आ जाएगा। तो बेसिकली ये जो क्लास है ये एक्सेप्शन थ्रो करता है, दैट इज फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। तो मैं वही एक्सेप्शन प्रोवाइड कर देता हूं, दैट इज फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। अब आपको पता है कि ये क्या काम कर रहा है, ये फाइल को रीड कर रहा है, तो मुझे इसके रिसोर्स को क्लोज करना चाहिए। तो क्लोज करने के लिए मैंने अभी बताया था, क्लोज करने के लिए हम नॉर्मली किस चीज का यूज करते हैं, फाइनली ब्लॉक का। तो हम यहाँ पर किस चीज का यूज करते थे, दैट इज फाइनली ब्लॉक का, जिसके अंदर मैं fis.close लिखता था। अब यहाँ पर आप इसको ऊपर की साइड डिक्लेयर करो, यहाँ आ जाओ, आप यहाँ पर इसको इनिशियलाइज भी कर दो, यहाँ से आप इसको रिमूव भी कर दो, और फिर आपको यहाँ पर अगेन ट्राई कैच ब्लॉक का यूज करना पड़ेगा। ये देखो, आपको अगेन यहाँ पर ट्राई कैच ब्लॉक का यूज करना पड़ता था। ये देखो, तो होता क्या था कि एक रिसोर्स को क्लोज करने के लिए, देखो सिर्फ एक सिंगल लाइन का कोड है, और इस लाइन के चक्कर में मुझे यहाँ पर ट्राई कैच ब्लॉक लगाना पड़ गया, मुझे यहाँ पर एक्स्ट्रा फाइनली ब्लॉक भी लगाना पड़ गया। तो ये होता है बॉयलर प्लेट कोड, इसे हम बोलते हैं बॉयलर प्लेट कोड, के भाई एक कोड के चक्कर में, एक स्टेटमेंट के चक्कर में आपको इतना कोड फालतू का लिखना पड़ गया। तो
तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए जावा ने इंट्रोड्यूस किया था ट्राई विद रिसोर्स का। तो ट्राई विद रिसोर्स की वजह से क्या हुआ ये चीज समझो। मैं इसको कमेंट कर देता हूं और यहाँ पर आप यही सेम कोड एक बार प्रोवाइड कर दो। तो अब अगर मुझे इस कोड को ऑप्टिमाइज बनाना है, तो हम लोग क्या काम करेंगे, हम यहाँ पर यूज करेंगे ट्राई विद रिसोर्स का। तो ट्राई विद रिसोर्स हम कैसे यूज करते थे, हम सिंपली यहाँ पर इस टाइप से क्रिएट करेंगे ट्राई के बाद मैं प्रोवाइड करता हूँ राउंड ब्रेसेस। तो ये होता है दैट इज ट्राई विद रिसोर्स। और फिर मैं यहाँ पर जो भी रिसोर्स वाला कोड है, ध्यान से समझो, जो भी रिसोर्स क्लोजिंग कोड है वो मैं यहाँ पर प्रोवाइड करता हूं। तो ये देखो इस टाइप से आप यहाँ पर प्रोवाइड कर दो डेट इज IO एक्सेप्शन। ये देखो, तो यहाँ पर ये देखो, तो जो भी रिसोर्स क्लोजिंग कोड है वो हम डायरेक्टली ट्राई के अंदर प्रोवाइड कर देते हैं। ये देखो इस टाइप से हम डायरेक्टली ट्राई के अंदर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अब मुझे यहाँ पर FIS.close ये वाली स्टेटमेंट लिखने की नीड नहीं है। क्यों? क्योंकि ट्राई विद रिसोर्स जो है वो ऑटोमेटिकली इस रिसोर्स को क्लोज कर देगा। जो भी रिसोर्स यहाँ पर ओपन होगा वो उस रिसोर्स को ऑटोमेटिकली क्लोज कर देगा। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, ये देखो इतना बड़ा कोड वो सिर्फ इतने से लाइन के अंदर सिमट के रह गया। ये देखो, तो जो बॉयलर प्लेट कोड था वो टोटली यहाँ पर रिमूव हो गया। प्लस मुझे अब टेंशन लेने की नीड नहीं है, मुझे यहाँ पर क्लोज मेथड को खुद से कॉल करवाने की नीड नहीं है। अब वो ट्राई विद रिसोर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी है कि वो इस रिसोर्स को ऑटोमेटिकली क्लोज करेगा। ठीक है, तो अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो चुकी है, अब उसने खुद के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। ये होता है कि ट्राई विद रिसोर्स कैसे काम करता है। ये डायरेक्टली रिसोर्सेज को ऑटोमेटिकली क्लोज कर देता है। हमें खुद से फाइनली ब्लॉक लगाने की नीड नहीं है और खुद से क्लोज करने की नीड नहीं है। That is try with resource and that's working। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं that is try with resource was introduced in Java 7 version that provides automatic resource management। मतलब हमें यहाँ पर खुद से रिसोर्सेज को मैनेज करने की नीड नहीं है, वो ऑटोमेटिकली उनको क्लोज कर देगा। बट एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पर आप सिर्फ रिसोर्स क्लोजिंग कोड ही प्रोवाइड कर सकते हो। अगर आप ये चीज बोलते हो कि सर जैसे यहाँ पर मेरे पास हेलो है, तो क्या मैं यहाँ पर हेलो प्रिंट कर दूं? ये देखो, तो नहीं, आप यहाँ पर इस टाइप से प्रोवाइड नहीं कर सकते। आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर रिसोर्स क्लोजिंग कोड ही प्रोवाइड करोगे। तो ये जो है ये ऑटोमेटिक रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए यूज होता है। तो रिसोर्सेज के अलावा आप यहाँ पर कोई दूसरा कोड प्रोवाइड नहीं कर सकते। ओके, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है जो आपको पॉइंट ध्यान रखना है। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या था? दैट वाज व्हाट इंटरफेस मस्ट अ रिसोर्स इंप्लीमेंटेशन। तो यहाँ पर मैं सिर्फ वही रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकता हूं जो ऑटो क्लोजेबल को इनहेरिट करते हैं। तो पहले तो आप पॉइंट लिख दो, दैट इज रिसोर्स मस्ट इंप्लीमेंट ऑटो क्लोजेबल इंटरफेस। रिसोर्स जो है वो किसको इंप्लीमेंट करना चाहिए? दैट इज ऑटो क्लोजेबल इंटरफेस। तो अगर आप यहाँ पर फाइल इनपुट स्ट्रीम चेक करोगे तो किसको एक्सटेंड कर रहा है? इनपुट स्ट्रीम। इसके ऊपर आप क्लिक करो तो ये देखो, ये किसको इंप्लीमेंट कर रहा है? दैट इज क्लोजेबल। और इसको आप इंप्लीमेंट करो तो ये देखो, ये किसको इंप्लीमेंट कर रहा है? दैट इज ऑटो क्लोजेबल। तो यहाँ पर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली वो ऑटो क्लोजेबल को इनहेरिट करना चाहिए। वही इंटरफेसेस आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हो, वही रिसोर्सेज आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हो, वही रिसोर्सेज आपको ट्राई विद रिसोर्स के अंदर प्रोवाइड करने हैं। उसके अलावा अगर आप कोई दूसरी स्टेटमेंट प्रोवाइड करते हो तो वो यहाँ पर अलाउड नहीं है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रिसोर्सेज मस्ट इंप्लीमेंट ऑटो क्लोजेबल इंटरफेस। ऑटो क्लोजेबल इंटरफेस को वो इनहेरिट करना चाहिए। ओके,
तो ये था 7th क्वेश्चन, जो अगेन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आ जाओ 8th क्वेश्चन पर, दैट इज हाउ डू यू क्रिएट अ कस्टम एक्सेप्शन इन जावा। आप कस्टम एक्सेप्शन जावा में कैसे क्रिएट कर सकते हो, एंड व्हेन शुड यू एक्सटेंड एक्सेप्शन वर्सेस रन टाइम एक्सेप्शन। आपको कब एक्सेप्शन क्लास को इनहेरिट करना चाहिए और कब आपको रन टाइम एक्सेप्शन इनहेरिट करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप कस्टम एक्सेप्शंस कैसे क्रिएट करते हो, देखो पहले तो आप यहाँ पर स्टेप्स देखो, दैट इज हाउ टू क्रिएट कस्टम exceptions in Java। तो फर्स्ट पॉइंट ध्यान रखना, that is create one user defined exception class followed by exception। सबसे पहले तो हम एक एक्सेप्शन क्लास क्रिएट करते हैं। यहाँ देखो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक मेन ऐप 9 के नेम से एक जावा क्लास क्रिएट कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं एक खुद से ही एक जावा क्लास क्रिएट कर देता हूँ, जैसे इनवैलिड एज एक्सेप्शन। यहाँ पर मैं क्या काम करूंगा, एक यूजर डिफाइंड क्लास क्रिएट कर दूंगा, जिसके बाद आपको एक्सेप्शन लगाना है। एक्सेप्शन क्यों लगाना है, क्योंकि जितनी मर्जी आप एक्सेप्शन क्लासेस देख लो जावा के अंदर, वो सारी की सारी सबसे लास्ट में एक्सेप्शन प्रोवाइड करती हैं। तो जस्ट इजी बनाने के लिए है कि हाँ, ये जो क्लास है ये हमारी एक्सेप्शन क्लास है, बस इसके अलावा इसका कोई भी रोल नहीं है। तो ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। देन आ जाओ सेकंड पॉइंट पर, दैट इज सेकंड पॉइंट इनहेरिट्स द एक्सेप्शन क्लास। या तो आप यहाँ पर एक्सेप्शन क्लास को इनहेरिट कर लो, इफ वी वांट टू क्रिएट चेक्ड एक्सेप्शन। अगर मैं चेक्ड एक्सेप्शन बनाना चाहता हूं तो फिर तो मैं एक्सेप्शन क्लास को इनहेरिट करूंगा, बट मैं अगर अनचेक्ड एक्सेप्शन क्लास क्रिएट करना चाहता हूं तो फिर मैं यहां पर यूज करूंगा रन टाइम एक्सेप्शन क्लास को। तो आंसर समझ में आ गया, व्हेन शुड यू एक्सटेंड एक्सेप्शन और रन टाइम एक्सेप्शन क्लास। तो अगर मुझे यूजर डिफाइंड चेक्ड एक्सेप्शन क्लास क्रिएट करनी है तो फिर तो हम यहाँ पर एक्सेप्शन को इनहेरिट करेंगे, बट अगर मुझे अनचेक्ड एक्सेप्शन क्लास क्रिएट करनी है तो फिर मैं रन टाइम एक्सेप्शन को इनहेरिट करूंगा। क्योंकि यहाँ आ जाओ, आप हायरार्की में देखो, आप हायरार्की के अंदर देखो, यहाँ आ जाओ, यहाँ देखो एक्सेप्शन जो है वो बेसिकली चेक्ड एक्सेप्शन की कैटेगरी में आ रहा है, जबकि रन टाइम एक्सेप्शन जो है वो अनचेक्ड एक्सेप्शन की कैटेगरी में आ रहा है। ये देखो यहाँ पर ये अनचेक्ड एक्सेप्शन की कैटेगरी में आ गया और ये चेक्ड एक्सेप्शन की कैटेगरी में आ गया। तो अगर आप यूजर डिफाइंड चेक्ड एक्सेप्शन बना रहे हो तो आप एक्सेप्शन को इनहेरिट कर लो, और अगर आप अनचेक्ड एक्सेप्शन की कैटेगरी में लाना चाहते हो तो आप रन टाइम एक्सेप्शन को इनहेरिट कर लो। तो जो आपकी यूजर डिफाइंड क्लास है वो आपकी यहाँ पर आ जाएगी। अदरवाइज अगर आप चेक्ड एक्सेप्शन बनाते हो तो फिर वो यहाँ पर आ जाएगी। दैट्स इट। तो वो आपको देखना है कि आप यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन को कौन सी कैटेगरी में रखना चाहते हो, उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर उसी क्लास को एक्सटेंड करोगे। तो ये तो हो गया है एक और पॉइंट के आप यहाँ पर सेकंड पॉइंट के आप यहाँ पर एक्सेप्शन या फिर रन टाइम एक्सेप्शन को एक्सटेंड करोगे। तो यहाँ आ जाओ, यहाँ पर मैं क्या काम कर दूंगा, डेट इज एक्सटेंड्स रन टाइम एक्सेप्शन। मैं यहाँ पर रन टाइम एक्सेप्शन जो है वो अभी के लिए प्रोवाइड कर देता हूँ। अच्छा, मैं ज्यादातर की बात कर रहा हूँ, ज्यादातर हम अनचेक्ड एक्सेप्शन क्लास ही क्रिएट करते हैं। हालांकि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहो तो चेक्ड एक्सेप्शन बनाओ या फिर आप अनचेक्ड एक्सेप्शन बनाओ, बट ज्यादातर हम अनचेक्ड एक्सेप्शन ही बनाते हैं यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस को। ओके, देन आ जाओ आप नेक्स्ट पॉइंट पर के हम यहाँ पर कंस्ट्रक्टर्स प्रोवाइड करेंगे और सुपर को यूज कर देंगे। तो क्रिएट डिफॉल्ट या फिर नो आर्ग्यूमेंट एंड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर एंड यूज सुपर। हम क्या काम करेंगे, हम यहाँ पर कंस्ट्रक्टर्स क्रिएट करेंगे। जैसे एक कंस्ट्रक्टर तो मैं नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड कर दूंगा और सुपर को मैं यूज कर लूंगा, और यहाँ पर मैं एक और प्रोवाइड कर दूंगा जिसके अंदर मैं मैसेज प्रोवाइड कर दूंगा, और अगेन आप यहाँ पर सुपर के अंदर मैसेज प्रोवाइड कर दो। तो अब ये हम लोगों ने क्यों बनाए सर, ये यहाँ पर कंस्ट्रक्टर्स हम लोगों ने क्यों क्रिएट किए, क्योंकि सिंपल है। आप यहाँ आ जाओ,
आप यहाँ पर एक मेन मेथड क्रिएट करो और यहाँ पर मान लो आपके पास एक एज है डेट इज 10 और यहाँ मैं एक कंडीशन प्रोवाइड कर रहा हूँ कि अगर एज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18 है तो फिर तो वो यहाँ पर वोट दे देगा, डेट इज प्रोवाइड वोट, अदरवाइज यहाँ पर मैं क्या काम करूंगा, मैं नॉर्मली यहाँ पर थ्रो कीवर्ड का यूज करूंगा, डेट इज इनवैलिड एज एक्सेप्शन। तो यहाँ पर अब ये आपके ऊपर डिपेंड हो गया, आप चाहो तो इसके अंदर मैसेज प्रोवाइड करो। ये देखो, अगर आप मैसेज प्रोवाइड नहीं करना चाहते मत करो, और अगर आप मैसेज प्रोवाइड करना चाहते हो तो फिर दूसरा कंस्ट्रक्टर यूज हो जाएगा, डेट इज इनवैलिड एज। तो इस टाइप से पार्ट आ जाएगा जब आप रन करते हो। तो ये देखो इनवैलिड एज एक्सेप्शन, इनवैलिड एज वो इस टाइप से एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को थ्रो कर देगा। ये देखो इस टाइप से वो एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को थ्रो कर देगा। तो हम यहाँ पर क्या काम कर सकते हैं, नो आर्ग्यूमेंट या फिर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूज करेंगे और उसके अंदर हम सुपर का यूज कर देंगे। ओके तो ये तीन स्टेप्स होते हैं जिनके थ्रू हम यूजर डिफाइंड या फिर कस्टम एक्सेप्शंस क्रिएट कर सकते हैं। ये 3 पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान रखने हैं, ठीक है। और कब हमें एक्सेप्शन को इनहेरिट करना है, कब रन टाइम करना है, वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। देन आ जाओ आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज व्हाट हैपेंस इफ एन एक्सेप्शन इज थ्रोन इनसाइड अ कैच और फाइनली ब्लॉक। अगर कैच या फिर फाइनली ब्लॉक के अंदर हम एक्सेप्शन को थ्रो करते हैं फिर क्या होगा, और एक्सेप्शन मास्किंग क्या होता है, तो ये चीज समझो। देखो सबसे पहले हम प्रैक्टिकल पार्ट करते हैं। तो यहाँ आ जाओ, यहाँ पर मैं एक जावा क्लास क्रिएट कर देता हूँ, डेट इज मेन ऐप 10 के नेम से, और यहाँ पर मैं एक मेन मेथड क्रिएट कर देता हूँ। साथ ही मैं सिंपल एक ट्राई कैच ब्लॉक प्रोवाइड कर देता हूँ। तो ट्राई एंड कैच ब्लॉक मैंने प्रोवाइड कर दिया। अब यहाँ पर आप एक काम करो, आप यहाँ पर प्रोवाइड कर दो डेट इज 100 डिवाइड बाय 0। तो ये किस टाइप के एक्सेप्शन है, डेट इज अर्थमेटिक एक्सेप्शन। तो यहाँ मैं सिंपली लिख देता हूँ डेट इज अर्थमेटिक एक्सेप्शन ई, और यहाँ पर आप प्रोवाइड कर दो डेट इज ई को आप सिंपली प्रिंट कर दो। अभी के लिए मैं सिंपल ई को प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। और साथ ही मैं यहाँ पर क्या काम कर देता हूँ, अच्छा एक काम और करो, आप सबसे पहले तो इसको प्रिंट करके देखो आउटपुट क्या आ रही है। ये देखो, ये यहाँ पर इस टाइप से प्रिंट कर रहा है, जो कि ठीक है। आप इसको ERR कर दो ताकि वो रेड कलर में शो होगा, तो थोड़ा सा आपको देखने में भी सही लगेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर करता हूँ डेट इज थ्रो न्यू, जैसे मैंने प्रोवाइड कर दिया नल पॉइंटर एक्सेप्शन। तो इस टाइप से यहाँ पर आप कुछ भी प्रोवाइड कर दो डेट इज नल पॉइंटर एक्सेप्शन। तो ये मैंने यहाँ पर कैच ब्लॉक के अंदर मैंने एक एक्सेप्शन थ्रो कर दी। तो अब एक बार आप इसके आउटपुट चेक करो, ये देखो, ये यहाँ पर मेरे एक्सेप्शन को हैंडल करके वो एक न्यू एक्सेप्शन यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है। तो 2 एक्सेप्शंस यहाँ पर आ चुकी हैं। एक एक्सेप्शन उसने हैंडल कर ली बट एक एक्सेप्शन हैंडल नहीं की। तो इस टाइप की एक्सेप्शंस ध्यान देना, अगर इस टाइप से हम कैच ब्लॉक के अंदर एक्सेप्शन थ्रो करते हैं तो मुझे उसको भी हैंडल करवाना जरूरी है। अब आप हैंडल कैसे करते हो वो चीज देखो। तो आप यहाँ पर सिंपली क्या काम कर सकते हो, आप यहाँ पर ट्राई ब्लॉक प्रोवाइड करो और फिर जाकर आप अगेन यहाँ पर एक्सेप्शन को, कौन सी एक्सेप्शन है, डेट इज नल पॉइंटर एक्सेप्शन। तो आप यहाँ पर इस टाइप से आप E1 प्रोवाइड कर दो और यहाँ पर आप प्रोवाइड कर दो डेट इज E1। तो ये देखो, मैंने यहाँ पर क्या काम कर दिया, दोनों एक्सेप्शंस को हैंडल कर लिया। ये देखो मैंने यहाँ पर दोनों एक्सेप्शंस को हैंडल कर लिया। तो अगर कैच ब्लॉक के अंदर एक्सेप्शन थ्रो होती है तो फिर मैं यहाँ पर ट्राई कैच ब्लॉक के थ्रू उस एक्सेप्शन को हैंडल कर सकता हूँ। एक वे तो ये है। इसके अलावा सेकंड वे क्या है कि आप एक और आउटर फॉर लूप क्रिएट कर दो। आप यहाँ पर एक काम करो, आप ये चीज यहीं पर ही प्रोवाइड करो, ये देखो। और मैं यहाँ पर एक और ट्राई ब्लॉक प्रोवाइड कर देता हूँ जिसके अंदर ये चीजें आएंगी।
और यहाँ पर मैं प्रोवाइड कर देता हूँ डेट इज कैच ब्लॉक, जिसके अंदर नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ जाएगा, और यहाँ पर मैंने प्रोवाइड कर दिया है डेट इज ई, और यहाँ पर ERR। तो ये देखो मैं आउटर ट्राई कैच ब्लॉक के थ्रू भी उसको हैंडल कर सकता हूँ। ये देखो मैं आउटर ट्राई कैच ब्लॉक के थ्रू भी उसको हैंडल कर सकता हूँ, या फिर मैं नेस्टेड ट्राई कैच ब्लॉक के थ्रू भी उसको हैंडल कर सकता हूँ। वो मर्जी आपकी, आप जैसे मर्जी यहाँ पर आप इसको हैंडल कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया है कि अगर कैच ब्लॉक के अंदर थ्रो यूज होता है, या फिर कैच ब्लॉक वो थ्रो मैनुअली एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को थ्रो करता है, तो हम उसको दो तरीके से हैंडल कर सकते हैं। देन आ जाओ नेक्स्ट पार्ट दैट इज फाइनली ब्लॉक। अगर फाइनली ब्लॉक के अंदर एक्सेप्शन थ्रो होती है फिर क्या होगा। यहाँ आ जाओ, आप एक मेन मेथड क्रिएट करो, और यहाँ पर मैं एक ट्राई कैच ब्लॉक प्रोवाइड कर देता हूँ, या फिर आप सिंपल ट्राई ब्लॉक प्रोवाइड करो और उसके बाद आप कैच ब्लॉक मत बनाओ, आप डायरेक्टली फाइनली ब्लॉक क्रिएट कर दो, जिसके अंदर मैंने प्रोवाइड कर दिया है डेट इज थ्रो न्यू नल पॉइंटर एक्सेप्शन, और यहाँ पर आप प्रोवाइड कर दो डेट इज नल पॉइंटर एक्सेप्शन। तो ये देखो मैं इस टाइप से प्रोवाइड करता हूं। तो इस केस में क्या होगा ये चीज समझना, आप एक बार रन करके आउटपुट समझना। देखो यहाँ पर वो सिर्फ यहाँ पर नल पॉइंटर एक्सेप्शन प्रोवाइड कर रहा है, वो ये वाली एक्सेप्शन प्रोवाइड नहीं कर रहा, और इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं डेट इज एक्सेप्शन मास्किंग। तो एक्सेप्शन मास्किंग क्या होता है, पहले तो आप ये चीज लिखो, दैट इज एक्सेप्शन मास्किंग मींस अ न्यू एक्सेप्शन हाइड्स, या फिर आप बोल दो रिप्लेसेस द ओरिजिनल एक्सेप्शन। जो न्यू एक्सेप्शन है, जैसे यहां देखो, जो न्यू एक्सेप्शन है वो ओरिजिनल एक्सेप्शन को हाइड कर रहा है या फिर रिप्लेस कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डेट इज एक्सेप्शन मास्किंग। एक्सेप्शन मास्किंग क्या होता है, इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये तो हो गया एक्सेप्शन मास्किंग। अब बात आती है कि सर मैं इसको हैंडल कैसे करूंगा। अगेन वही है, आप यहाँ पर ट्राई कैच ब्लॉक के थ्रू इसको आप हैंडल कर लो, दैट इज नल पॉइंटर एक्सेप्शन ई, और यहाँ पर मैं प्रोवाइड कर देता हूँ डेट इज ई, साथ ही यहाँ पर आप प्रोवाइड कर दो डेट इज ERR। तो ये तो पार्ट हो गया है हमारे पास। ये देखो ये यहाँ पर क्या हो गया, ये देखो नल पॉइंटर एक्सेप्शन प्रोवाइड कर रहा है, साथ ही जो ओरिजिनल एक्सेप्शन है वो अब की बार हमारी हाइड नहीं हुई। ये देखो अब की बार एक्सेप्शन जो है वो मास्क नहीं हुआ, दोनों एक्सेप्शंस वो यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है। और अगर आप इसको भी हैंडल करवाना चाहते हो तो फिर आप क्या काम करोगे, अगेन आपको यहाँ पर कैच ब्लॉक लगाना पड़ेगा। मैं यहाँ पर अर्थमेटिक एक्सेप्शन ही प्रोवाइड कर देता हूँ, सॉरी ये यहाँ पर आ जाएगा डेट इज ई, एंड देन यहाँ पर मैं क्या चीज प्रोवाइड कर देता हूँ, मैसेज में यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ। तो ये देखो आप कुछ इस तरीके से दोनों एक्सेप्शंस को हैंडल करते हो। ठीक है, तो एक्सेप्शन मास्किंग क्या होता है आपको पता होना चाहिए। एंड अगर कैच ब्लॉक के अंदर या फिर फाइनली ब्लॉक के अंदर एक्सेप्शन थ्रो होती है तो फिर आप उसको कैसे हैंडल कर सकते हो या फिर क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। आपको हर एक प्रोग्राम की आउटपुट पता होनी चाहिए। इस वाले प्रोग्राम की क्या आउटपुट आएगी, इधर क्या आउटपुट आएगी, तो इस टाइप से आप लोगों को आउटपुट पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, जो सर्विस बेस्ड एंड प्रोडक्ट बेस्ड दोनों टाइप के कंपनीज में पूछा जाता है। ठीक है, देन आ जाओ आप नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, दैट इज व्हाई कैचिंग java.lang.exception और throwable considered a best practice or bad practice in production applications। तो प्रोडक्शन एप्लीकेशंस के अंदर अगर हम एक्सेप्शन लिखते हैं या फिर थ्रोएबल प्रोवाइड करते हैं, इनके थ्रू अगर हम एक्सेप्शंस को कैच करते हैं तो वो प्रोडक्शन एप्लीकेशंस के अंदर क्यों बैड प्रैक्टिस होती है और एक्सेप्शन सॉलोइंग क्या होता है।
तो ये दोनों चीजें क्या हैं ये चीज समझो। पहले तो आप क्वेश्चन का मतलब समझो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर्व प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के लिए, स्पेशली जो अमेजोन हो गया, गूगल हो गया, ओरेकल हो गया, ठीक है, तो इनके अंदर ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो इसका मतलब क्या है, पहले तो आप यहाँ आ जाओ, प्रोग्राम समझो। ये मेरे पास सिंपल एक जावा क्लास है और यहाँ मैंने एक मेन मेथड बना दिया और यहाँ मैंने सिंपल लिख दिया है दैट इज ट्राई एंड कैच ब्लॉक। यहाँ मैंने प्रोवाइड कर दिया है कैच, और कैच ब्लॉक के अंदर मैंने प्रोवाइड कर दिया है दैट इज एक्सेप्शन ई, और कुछ भी पार्ट मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। तो ये देखो मैंने इस टाइप से प्रोवाइड कर दिया और यहाँ पर आपका कुछ भी कोड आ गया। तो अगर मैं यहाँ पर एक्सेप्शन प्रोवाइड करता हूँ, ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पर एक्सेप्शन प्रोवाइड करता हूँ तो वो अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। ध्यान रखो, प्रोडक्शन एप्लीकेशंस के अंदर हम कभी भी इस टाइप से यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते, रीजन समझो। देखो होता है क्या है, यहाँ पर जो भी कोड हम प्रोवाइड कर रहे हैं, हो सकता है हमारा कोड वो आईओ एक्सेप्शन प्रोवाइड करे, या फिर हो सकता है वो फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन प्रोवाइड कर रहा हो, या फिर हो सकता है वो अर्थमेटिक एक्सेप्शन या फिर नल पॉइंटर एक्सेप्शन, कोई भी इस टाइप की एक्सेप्शन वो प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर ट्राई ब्लॉक के अंदर अगर इस टाइप से कोई भी एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, एक्सेप्शन अकर हो रही है, और मैं कैच ब्लॉक के अंदर डायरेक्टली एक्सेप्शन प्रोवाइड कर देता हूं, तो वो एक्चुअल एक्सेप्शन जो होगी वो उसको हाइड कर देगा। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है। तो ध्यान से समझना, दैट इज इट विल हाइड्स द एक्चुअल एक्सेप्शन। वो एक्चुअल एक्सेप्शन को हाइड कर देगा, और उसकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसकी वजह से डीबगिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज इट मेक्स द डीबगिंग डिफिकल्ट। वो डीबगिंग को डिफिकल्ट कर देता है, क्योंकि इस वाली एक्सेप्शन को मैं अलग तरीके से हैंडल करूंगा, इस वाली एक्सेप्शन को मुझे अलग तरीके से हैंडल करना चाहिए, इस एक्सेप्शन को मुझे अलग तरीके से हैंडल करना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पर इनको डायरेक्टली एक्सेप्शन के थ्रू हैंडल करवाते हो, तो एक तो एक्चुअल एक्सेप्शन आपकी हाइड हो गई, सेकंड थिंग आपकी यहाँ पर डीबगिंग डिफिकल्ट हो गई, क्योंकि डीबगिंग भी आप एक्चुअली एक्सेप्शन के अकॉर्डिंग ही करने वाले थे, तो वो भी चीज नहीं रहा। और जो एक और पार्ट था कि आप हर एक एक्सेप्शन को अलग अलग हैंडल करते हो, वो भी चीज आप हैंडल नहीं करवा पाए। तो इट वायलेट्स स्पेसिफिक एक्सेप्शन हैंडलिंग। वो पर्टिकुलर एक्सेप्शन हैंडलिंग जो है वो चीज प्रॉपरली नहीं कर पाता, वो यहाँ पर प्रॉपरली पर्टिकुलर एक्सेप्शंस को हैंडल नहीं कर पाता। अगर मल्टीपल एक्सेप्शंस अकर होती हैं तो फिर ये अकेला उन सबको अलग अलग तरीके से हैंडल नहीं कर पाएगा। ये चीज समझो, क्योंकि हम मल्टीपल कैच ब्लॉक यूज करते हैं। अगर इस टाइप से अलग अलग एक्सेप्शंस हैं तो मल्टीपल कैच ब्लॉक्स का यूज करते हैं और हम अलग अलग तरीके से इनको हैंडल कर सकते हैं। बट अगर आप डायरेक्टली एक्सेप्शन लिख दोगे, एक्सेप्शन के बाद तो कोई दूसरा कैच ब्लॉक तो आप लिख ही नहीं पाओगे। ये देखो आप यहाँ पर कोई दूसरा कैच ब्लॉक तो आप प्रोवाइड कर ही नहीं पाओगे। ये देखो दैट इज आईओ एक्सेप्शन हैज ऑलरेडी बीन कॉट। आप यहाँ पर अर्थमेटिक एक्सेप्शन प्रोवाइड करो, ये देखो वो उसके लिए भी सेम यही चीज बोलेगा, ये देखो इट हैज ऑलरेडी बीन कॉट। तो भाई आपने यहाँ पर सारी एक्सेप्शंस को आपने कॉट कर लिया, और बट आप उसको प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पाए, क्योंकि अलग अलग एक्सेप्शंस को आप अलग अलग तरीके से हैंडल करने वाले थे, वो चीज आपने नहीं किया। तो इस वजह से अगर हम एक्सेप्शन प्रोवाइड करते हैं तो वो चीज अच्छी प्रोग्रामिंग नहीं होती। ध्यान रखना, ये चीज हम लोग प्रोडक्शन के अंदर कभी भी यूज नहीं करते। ओके, तो ये तो था फर्स्ट पार्ट। देन सेकंड पार्ट के थ्रोएबल क्यों नहीं यूज करना चाहिए। ध्यान से समझो, थ्रोएबल तो इससे भी ज्यादा बुरा है। थ्रोएबल जो है वो इससे भी ज्यादा बुरा है। क्यों? यहाँ आ जाओ, मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ आपको
चेक्ड एंड अनचेक्ड एक्सेप्शंस में चेक करें जरा। तो यहाँ पर देखो थ्रोएबल, अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो थ्रोएबल है वो एरर की भी एक पेरेंट क्लास है और एक्सेप्शन की भी पेरेंट क्लास है। तो ठीक है, थ्रोएबल जो है वो एक्सेप्शन की पेरेंट क्लास है, ठीक है, बट एरर की भी पेरेंट क्लास है। और जितने भी एरर्स हैं, ध्यान से देखो, ये जितने भी एरर्स हैं हम नॉर्मली इनको हैंडल नहीं करते। हम नॉर्मली इन एक्सेप्शंस को तो हैंडल करते ही नहीं है। तो अगर आप वहां पर थ्रोएबल का यूज करते हो तो वो तो और भी ज्यादा बुरा है, क्योंकि नॉर्मली हम इस टाइप के एक्सेप्शंस को हैंडल नहीं कर सकते। और अगर आप थ्रोएबल का यूज कर देते हो तो आप इस टाइप के एक्सेप्शंस को भी हैंडल करने लग जाओगे, जो कि अच्छी प्रोग्रामिंग नहीं है, क्योंकि आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि एक्सेप्शंस जैसे आउट ऑफ मेमोरी एरर हो गया या फिर स्टैक ओवरफ्लो एरर हो गया, तो ये जो एक्सेप्शंस हैं नॉर्मली हम उनको हैंडल करते ही नहीं है। बट अगर आप थ्रोएबल का यूज करने लग गए तो आप उनको भी हैंडल कर लोगे, जो कि बिल्कुल अच्छी प्रोग्रामिंग नहीं है। तो ध्यान देना, थ्रोएबल अगर आप यूज करते हो तो आप एरर्स को भी हैंडल कर सकते हो, जो कि कभी भी रिकमेंड नहीं किया जाता कि आप एरर्स को हैंडल करो। एरर्स को कभी भी हैंडल नहीं करना चाहिए, नॉर्मली हम उनको हैंडल वैसे भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस वजह से ध्यान देना, इस वजह से एक्सेप्शन एंड थ्रोएबल जो है वो कभी भी कंसीडर नहीं किए जाते, ठीक है। अब बात करते हैं कि एक्सेप्शन स्लोइंग क्या होता है। अब देखो, सोलो का मतलब क्या होता है? निगलना। अब इसका मतलब क्या है कि बिल्कुल सिंपल सा मतलब है कि आपके पास यहाँ पर कोई एक एक्सेप्शन अकर होगी, कोई भी एक्सेप्शन अकर हो सकती है। आपने जस्ट यहाँ पर ये चीज प्रोवाइड कर दी और यहाँ पर आपने कुछ भी कोड प्रोवाइड नहीं किया, या फिर मान लो आपने यहाँ पर अर्थमेटिक एक्सेप्शन प्रोवाइड कर दिया। यहाँ पर आपके पास था भी अर्थमेटिक एक्सेप्शन, ये देखो यहाँ पर था भी अर्थमेटिक एक्सेप्शन, आपने प्रोवाइड भी कर दिया, बट आपने कुछ भी नहीं लिखा। तो अगर आप कैच ब्लॉक को खाली छोड़ देते हो, ये देखो, और आपने यहाँ पर एक्सेप्शन को ना तो हैंडल किया, आपने यहाँ पर कोई एक्सेप्शन को हैंडल नहीं किया, ना ही आपने यहाँ पर कोई लॉग फाइल्स क्रिएट की, तो इस टाइप की सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज एक्सेप्शन स्लोइंग। क्या आप एक्सेप्शन को निगल रहे हो, आप उसको यूज नहीं कर रहे, आप उसको एक्चुअली हैंडल नहीं कर रहे, ठीक है। तो यहां पर मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, दैट इज द प्रैक्टिस ऑफ कैचिंग द एक्सेप्शन। हम लोग एक्सेप्शन को कैच तो कर रहे हैं बट नॉट हैंडलिंग इट प्रॉपरली, बट हम उसको प्रॉपरली हैंडल नहीं कर रहे। हम एक्सेप्शंस को कैच तो कर रहे हैं बट नॉर्मली हम एक्सेप्शंस को हैंडल नहीं कर रहे, और वी आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी लॉगिंग पार्ट। हम लोग कोई लॉगिंग पार्ट प्रोवाइड नहीं कर रहे, या फिर हम कोई मैसेज प्रोवाइड नहीं कर रहे। तो इस टाइप की सिचुएशंस को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज एक्सेप्शन स्वॉलोइंग। हम एक्सेप्शंस को निगल रहे हैं, हम एक्चुअली एक्सेप्शंस को कैच तो कर रहे हैं बट वहां पर हम कोई भी कोड प्रोवाइड नहीं कर रहे। तो ये भी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, जो नॉर्मली हम लोगों को प्रोडक्शन के अंदर यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के अंदर बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये 10 क्वेश्चंस काफी डीपली समझ आ गए होंगे, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो आप लोगों को प्रैक्टिस करने हैं। इन केस अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट आता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, ताकि इस टाइप के इंटरव्यू प्रिपरेशन के मैं और भी ज्यादा वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड करता रहूं। ओके, थैंक यू।